में कौन से वॉइस रॉय थे इंडिया के जिन्होंने मंडी और बिलासपुर को विजिट किया था? तो इसका सही आंसर हमारा लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे वो 1871 में आए थे मंडी, बिलासपुर से होकर मंडी आए थे, फिर सुकेत में भी गए थे, हवा महल में भी गए थे। ठीक है, इसके साथ ही जो पंजाब के कमिश्नर थे मिस्टर ए ब्रेंड्रेथ, वो भी उनके साथ आए थे उस समय पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विक्टोरिया सस्पेंशन ब्रिज जो ब्यास नदी के ऊपर बना है मंडी में, वो किसने बनाया था? तो ये भी बनाया था आपका राजा विजय सेन ने 1877 में। 1877 में जो राजा विजय सेन थे ना, इन्होंने दिल्ली दरबार को अटेंड किया था और इसी ऑस्पिशियस ओकेजन को कॉमेमोरेट करने के लिए, यानी सेलिब्रेट करने के लिए, यादगार तरीके से रखने के लिए इन्होंने विक्टोरिया सस्पेंशन ब्रिज को बनाया था ब्यास नदी के ऊपर मंडी डिस्ट्रिक्ट में। उस समय जब इन्होंने इस ब्रिज को बनाया था तो उसकी कॉस्ट आई थी लगभग 1 लाख रुपए। इनके साथ एक और इम्पॉर्टेंट नाम है जो आप लोगों को याद रखना है, और वो नाम है मियां प्रधान सिंह या सेन। दोनों इनके नाम के आगे लगते हैं, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये ब्रदर थे विजय सेन के, बहुत पॉपुलर थे ये लोकल्स के बीच में, और जो राजा विजय सेन है ना, उनके लिए ये बहुत बड़े असेट थे, कीमती व्यक्ति थे। इनकी डेथ हो गई थी 1875 में। ठीक है, तो जो मैंने आप लोगों को बताया कि विक्टोरिया सस्पेंशन ब्रिज 1877 में इन्होंने बनाया था। इसके बाद जब उनकी डेथ हुई थी ना इनके ब्रदर की, मियां प्रधान सिंह की, तो उनकी जगह पर किसको बनाया गया था? वजीर बनाया गया था मियां उत्तम सिंह को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दी फिट्जपैट्रिक सस्पेंशन ब्रिज किस जिले में बनाया गया था? तो दी फिट्जपैट्रिक सस्पेंशन ब्रिज आपका बनाया गया था मंडी जिला में। मंडी जिला में कहां पर बनाया गया था इसे? मंडी जिला में सुकेत नाला, मंडी के पास ही है वो सुकेत नाला, वहां पर ये आयरन सस्पेंशन ब्रिज बनाया था। अब इसका नाम थोड़ा सा अजीब आप लोगों को लग रहा होगा, फिट्जपैट्रिक सस्पेंशन ब्रिज। तो ये क्यों रखा गया था? अच्छा, क्या हुआ था 1894 में, यानी 1894 में मंडी में आए थे आपके सर डेनिस फिट्जपैट्रिक, इनके साथ आए थे मिस्टर स्मिथ। ठीक है, तो ये कुल्लू से होकर के आए थे, दुलची पास से होकर के पड्डल ग्राउंड में ये उतरे थे। ठीक है, इन्हीं के ही नाम के ऊपर ये इस ब्रिज का नाम रखा, इन्होंने इनॉग्रेट किया था, शुभारंभ किया था इस आयरन सस्पेंशन ब्रिज का, तो ही उनके नाम के ऊपर इसका नाम रख दिया गया था फिट्जपैट्रिक सस्पेंशन ब्रिज। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सुकेत को किसने स्थापित किया था? तो सुकेत को स्थापित किया था वीर सेन ने। सुकेत मॉडर्न मंडी डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा, उसी का ही एक पार्ट है, और इस जो सुकेत नाम है ना, इसका मीनिंग होता है सुक्षेत्रा। सुक्षेत्रा मतलब गुडलैंड। किसने कहा था ये? जे हचिंसन के अकॉर्डिंग इसका नाम गुडलैंड होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मंडी जिले के कौन से ऐसे 2 प्लेसेस हैं जहां पर जर्सी कैटल ब्रीडिंग फार्म्स खोले गए हैं? तो ये हैं आपके कमांद और करसोग। कमांद और करसोग में 2 जर्सी कैटल ब्रीडिंग फार्म्स खोले गए हैं, और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हमें इन कैटल से मिल सके, इसके लिए इनको हाई क्वालिटी का न्यूट्रिशियस फॉडर और ग्रास भी दिया जाता है। चारा और घास जो है इनको हाई क्वालिटी का दिया जाता है, जिसके लिए नेपियर ग्रास को इंट्रोड्यूस किया गया है डिस्ट्रिक्ट में। याद रखना इस नाम को, न्यूट्रिशियस ग्रास का नाम है नेपियर ग्रास। ठीक है, और इसके साथ साथ ही बारसिन, बारसिन का तो आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, लेग्यूम्स होते हैं बारसिन, इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें ना, तो 2 और फीड और फॉडर डेवलपमेंट सेंटर भी हैं कमांद और सिनोग में। नगवाई तो एक बड़ा फेमस सा नाम है शिव ब्रीडिंग फार्म के साथ। अब अगर आप लोगों को याद हो तो शिव ब्रीडिंग फार्म है आपका नगवाई में, यहाँ पर एक एक्सोटिक रशियन मरीनो ब्रीड को रखा गया है। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, शिव ब्रीडिंग फार्म्स, कैटल ब्रीडिंग फार्म्स, हॉर्स ब्रीडिंग फार्म्स, इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो नगवाई मंडी जिले में शिव ब्रीडिंग फार्म है। कौन सी ब्रीड की? जो एक्सोटिक ब्रीड कौन सी है यहाँ पर? शिव की, रशियन मरीनो। इसके साथ ही बात भी कर लेते हैं मेन पोल्ट्री फार्म की। तो इंडो जर्मन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक मेन पोल्ट्री फार्म खोला गया है चौंतड़ा में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ओनली इकोनॉमिक मिनरल ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट कौन है? अब इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसा कौन सा मिनरल है मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो पाया जाता है जिसे हम इकोनॉमिकली निकाल सकते हैं, इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं लोगों के यूज के लिए। क्योंकि वैसे तो बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, पर वो इतने लो अमाउंट में पाए जाते हैं कि उनको आप लोकल लोगों के यूज के लिए नहीं एक्सप्लॉइट कर सकते हो। तो इस तरह का जो ओनली मिनरल है ना, वो है आपका रॉक साल्ट। ठीक है, रॉक साल्ट जो है आपका, उसमें पहले तो इसकी ना वो देख लो आप लोग कि क्या क्या चीज कितने प्रोपोर्शन में होती है। रॉक साल्ट में आपका आता है 40 to 70% सोडियम क्लोराइड, 3% आता है आपका पोटेशियम क्लोराइड, और 20% आपका आता है इनसॉल्युबल्स। ठीक है, रॉक साल्ट ओनली इकोनॉमिक मटेरियल है मंडी डिस्ट्रिक्ट में, और इसके जो रिजर्व्स हैं वो आपके धार की धार मंडी पालमपुर रोड में जो है वहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, मेन जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है 2 प्लग्स में, मैगल में और द्रंग में। गुम्मा को कैसे बोल सकते हो? गुम्मा भी तो लेटर बाद में डाला गया था रॉक साल्ट डिपॉजिट्स में, क्योंकि वहां पर भी रॉक साल्ट के डिपॉजिट्स मिलते हैं। ये जो माइंस है ना, इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने कंट्रोल के अंडर लिया है, और अभी ये सॉल्ट कमिश्नर के अंडर कंट्रोल है। ठीक है,
वैसे मंडी ना अपनी नमक की खानों के लिए ही फेमस है बहुत ज्यादा समय से। और भी अदर इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जैसे कि कोल, कहाँ पर है ये, मनसाई, तनारिन, देरी, ज्वेलदेन, यहाँ पे लोकेटेड है। डोलोमाइट, डोलोमाइट जो है आपके मैगॉल, गुम्मा और रंग में पाया जाता है। आयरन ओर्स आपके जो है वो चैल सीरीज जो कोली कोहर रिज है नॉर्थ ऑफ जोगिंदरनगर, वहां पे पाए जाते हैं। इसके साथ ही थुनाग में भी कुछ एक डिपॉजिट्स मिलते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका लाइमस्टोन। तो जो लाइमस्टोन के डिपॉजिट्स है ना वो आपके मिलते हैं पोंगली, धनेसरी, हराबाग और लाची में, ठीक है। मैग्नीशियम रिच लाइमस्टोन आपका तलवाड़ा और बनेड़ में मिलता है। आप लोगों को पता ही होगा कि जो लाइमस्टोन है ना वो सीमेंट के लिए एक रॉ मटेरियल है। जनरल साइंस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि सीमेंट का जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, लाइमस्टोन है। या फिर इस तरह से पूछ लिया जाता है कि जो लाइमस्टोन है ना उसे हम क्या बनाने के लिए यूज करते हैं, सीमेंट बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इसे लाइम और स्टील की प्रोडक्शन के लिए भी यूज किया जाता है। जब ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है तो इसे हम मार्बल कहते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा ममेल फेयर। ममेल फेयर को कहां पर मनाया जाता है, ममेल फेयर को आपका मनाया जाता है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। करसों के साथ ही एक जगह है ममेल, वहां पर इस फेयर को मनाया जाता है। इसके अलावा और भी मंडी डिस्ट्रिक्ट के कुछ छोटे छोटे फेयर्स हैं जो आप लोग याद रख लो, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है ना कि जो मेजर फेयर्स हैं उनमें से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। मतलब मेजर तौर पर तो हम लोगों को पता है, जैसे मिंजर मेला हो गया, शिवरात्रि हो गया, होली का मेला हो गया, इनमें से क्वेश्चन छोड़ करके जो छोटे छोटे फेयर्स होते हैं उनसे पूछ लेते हैं। एक काउ फेयर हो गया। काउ फेयर कहां पर मनाया जाता है, काउ फेयर जो है वो गांव है, एक जगह का ही नाम है काउ, वहां पर मनाया जाता है। और ये शुरू किया गया था आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। जो वहां की माता थी लोकल गॉडेस कामेशा, उनसे प्रे करने के लिए लोगों ने इसे शुरू किया था कि ताकि जो वॉर है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। नेक्स्ट आ गया हमारा माहूनाग फेयर। लोग जो ये भी मंडी डिस्ट्रिक्ट में ही मनाया जाता है माहूनाग फेयर। लोकल लीजेंड्स की माने तो जो माहूनाग हैं वो राजा कर्ण जो है महाभारत के समय के, याद है ना आप लोगों को, महाभारत के कर्ण उनकी ही एक इनकारनेशन है, यानी कि उन्हीं का ही एक अवतार है। नेक्स्ट आ गया रिवाल्सर फेयर। रिवाल्सर फेयर जो है वो पूरी कंट्री से ना, रिवाल्सर में आप लोगों को बताया ना यहाँ पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है और जो पंडित पद्म संभव है ना उनका भी एक मतलब बहुत बड़ा भव्य मंदिर वहां पर बना हुआ है रिवाल्सर में। तो सारी कंट्री से बुद्धिस्ट लोग यहाँ पर आते हैं और वो रिवाल्सर मेले को यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट आ गया नलवाड़ी फेयर। सुंदरनगर में मनाया जाता है, ना कि सिर्फ सुंदरनगर में, सुंदरनगर, भंगरोटू और बछवार, इन जगहों के जो नलवाड़ी फेयर है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया, शिमला में जो म्यूनिसिपल कमेटी बनी थी सबसे पहली बार, तो उनके फर्स्ट सेक्रेटरी कौन थे, तो उनका नाम था हैरिस बॉयलो गुड। और ये बनी कब थी, पहली शिमला की म्यूनिसिपल कमेटी ये बनी थी आपकी 1852 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ दिसंबर 1850 के अंडर। नेक्स्ट आपका आ गया जातक हिल्स आपकी किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जातक हिल्स आपकी लोकेटेड है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। और सिरमौर में ये लोकेटेड है, एक इंपॉर्टेंट बैटल भी यहाँ पर हुआ था ब्रिटिश फोर्सेस और गोरखास के बीच में, इन्हीं हिल्स के ऊपर। यहाँ पर एक पहाड़ी दुर्ग भी बनाया गया है जिसे हम हिल फोर्ट्रेस कहते हैं, और ये बनाया था आपके रणजोर सिंह थापा ने। रणजोर सिंह थापा गोरखा लीडर थे। जब इन्होंने 1810 में नाहन को अटैक किया था तो उस समय पर उन्होंने ये यहाँ पर हिल फोर्ट्रेस बनाया था। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज जो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती है, ये भी क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आगे आनंद चंद। आनंद चंद जो थे वो बिलासपुर के राजा विजय चंद के बेटे थे और ये 1913 में पैदा हुए थे। इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी है, उस बुक का नाम है बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर बुक के ऑथर कौन है, ये बिलासपुर स्टेट के पहले चीफ कमिश्नर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे आगे अनंतराम। अनंतराम जो थे ये ऊना के दौलतपुर चौक में पैदा हुए थे 1907 में और ये बहुत ही ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे। 1975 में इन्हें उस समय की जो प्राइम मिनिस्टर थी मिसेस इंदिरा गांधी, उन्होंने सम्मानित भी किया था और इन्होंने काका एजुकेशनल ट्रस्ट को स्थापित किया था। इनकी डेथ हो गई थी जब ये 113 साल के थे, जनवरी 2010 में, ठीक है, 113 साल के थे ये। नेक्स्ट आगे बचित्र सिंह। बचित्र सिंह जो थे वो कांगड़ा से बिलोंग करते थे। कांगड़ा में एक जगह है बड़ी बतरन विलेज, वहां से ये बिलोंग करते थे और फ्रीडम फाइटर रहे हैं ये। इन्होंने आजाद हिंद फौज को ज्वाइन किया था और फरवरी 2011 में इनकी डेथ हुई है। नेक्स्ट हमारे आगे श्री बख्शी प्रताप सिंह। श्री बख्शी प्रताप सिंह जो थे वो भी कांगड़ा से ही बिलोंग करते थे। कांगड़ा को ना वैसे वीरों की धरती भी कहा जाता है ना, तो कांगड़ा के पालमपुर के चडियार से ये बिलोंग करते थे। 1912 में ये पैदा हुए थे। उन्होंने ज्वाइन किया था ब्रिटिश आर्मी को 1931 में और इसके बाद इन्होंने 1942 में आजाद हिंद फौज को ज्वाइन किया था। इन्होंने ना एक बहुत बड़ा कांड किया था अपनी लाइफ में, जिसके लिए कि इन्हें तगमा ए शत्रुनाश का टाइटल दिया गया था। ठीक है, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि तगमा ए शत्रुनाश का टाइटल किसे दिया था, तो ये दिया था श्री बख्शी प्रताप सिंह को। क्या किया था इन्होंने कि 1944 में 1944 में ये एक ब्रिटिश कैंप में घुसे थे और वहां पर जाकर के इन्होंने एक गार्ड को मार दिया था। इसके साथ ही एक आर्मी ऑफिसर को इन्होंने चोटिल किया था। इनके इसी एक्सेप्शनल करेज के लिए इन्हें तगमा ए शत्रुनाश कहा गया था। इनकी जो यूनिट है उसने 14 दिन तक गुरिल्ला वॉर किया था बिना किसी खाने के।
1952 में ये कांग्रेस से एक एमएलए चुने गए थे और इसके बाद 1957 से 62 तक ये पंजाब के डिप्टी सीएम थे। नेक्स्ट हमारे आगे श्री बाबा कांशीराम, जिन्हें पहाड़ी गांधी भी कहा जाता है। ये आपके देहरा गोपीपुर डाडा सिबा जो गांव है वहां से बिलोंग करते थे और 1882 में ये पैदा हुए थे। 1902 में इन्हें 2 साल के लिए जेल में भी भेज दिया गया था और 1937 में एक पॉलिटिकल मीटिंग हुई थी होशियारपुर में गद्रीवाला में। तो उस समय पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें पहाड़ी गांधी का टाइटल दिया था। ये क्योंकि एक बहुत ही अच्छे सिंगर भी थे तो इसके लिए इन्हें सरोजनी नायडू ने पहाड़ा दा बुलबुल भी कहा था 1927 में दौलतपुर चौक ऊना में। ठीक है, तो इसके बाद जब सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी ना, तो उस समय पर इन्होंने एक शपथ ली थी कि जब तक इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिल जाती है तब तक ये ब्लैक क्लोथ्स यानी कि काले कपड़े ही पहनेंगे। और ये बहुत बड़े फॉलोअर थे MK गांधी के, मोहनदास करमचंद गांधी जी के। ठीक है, और इनकी डेथ हो गई थी 1943 में, यानी कि ये इंडिपेंडेंस को अचीव करते हुए नहीं देख पाए थे। नेक्स्ट है हमारे श्री गौरान देवी। ये जो श्री गौरान देवी है ये वैसे तो पाकिस्तान की थी, रावलपिंडी की, 1895 में ये बॉर्न हुई थी। ठीक है, बाद में ये किशोर कॉटेज शिमला की रेजिडेंट बन गई थी। इन्होंने स्वराज मूवमेंट के लिए बहुत ही अच्छा काम किया था और गांधी जी की ये बहुत ज्यादा क्लोज थी। जब आप लोगों को पता ही है कि क्लोथ्स को, फॉरेन क्लोथ्स को अगेंस्ट विरोध चला हुआ था भारत में, तो उन्होंने अपने क्लोथ्स को सबसे पहले जलाया था। 1984 में इन्हें जमुना लाल बजाज अवार्ड भी दिया गया था इनकी कम्युनिटी सर्विस के लिए। नेक्स्ट आगे हमारे भाई हिरदा राम। भाई हिरदा राम जो थे वो फ्रीडम फाइटर रहे हैं मंडी जिला के और ये 28 नवंबर 1885 में पैदा हुए थे। इन्हें भाई जी भी बोलते थे, भाई जी। ठीक है, और ये गद्दर पार्टी से इंस्पायर्ड थे। गद्दर पार्टी और स्वामी कृष्णानंद से ये इंस्पायर्ड थे। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आ गई आपकी किंकरी देवी। ये घटौन गांव है एक सिरमौर का, वहां पर पैदा हुई थी 1927 में। ये 22 ईयर्स की थी जब ये विडो बन गई थी। सबसे पहले ये लाइमलाइट में तब आई थी जब इन्होंने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में 1987 में एक PIL को फाइल किया था। ठीक है, PIL को किस लिए फाइल किया था इन्होंने कि जो इलीगल क्वायरिंग हो रही है ना संग्रह एरिया में सिरमौर में, उसे बैन कर दिया जाए। ये शिमला में 19 दिन तक रही हैं और जब इनके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने एज ए मेड भी वहां पर काम किया था। ठीक है, बहुत बार ये भूखे भी रही हैं हिमाचल हाईकोर्ट के सामने ताकि वो इशू को हाईलाइट किया जा सके। फिर फाइनली इनकी बात सुनी गई 1991 में, जब कोर्ट ने डायरेक्ट किया गवर्नमेंट को कि भाई जितनी भी माइनिंग एक्टिविटीज हो रही हैं संग्रह एरिया में उन सबको बंद कर दिया जाए। इसके बाद इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने अवार्ड दिया था। कौन सा? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति पुरस्कार 1999 में। 1995 में इनको एक इंटरनेशनल विमेंस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए बीजिंग में बुलाया गया था। इसके साथ ही हिलेरी क्लिंटन ने, जो फॉर्मर US प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन की वाइफ है, उन्होंने भी इन्हें एक इनॉग्रेल फंक्शन में दीपक को जलाने के लिए बुलाया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिन्होंने ये रेकमेंड किया था कि जो पार्ट ABC स्टेट्स हैं उनको अबॉलिश कर दिया जाए, उसके हेड कौन थे? इसका आंसर है हमारा फैजल अली, मिस्टर जस्टिस फैजल अली। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था जिसके 3 मेंबर थे। हेड थे मिस्टर जस्टिस फैजल अली और 2 मेंबर और थे HN कुंजरू और KM पानीकर। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी कि जो पार्ट ABC स्टेट्स हैं इनको अबॉलिश कर दिया जाए। इन्होंने ये रेकमेंड किया था कि या तो जो एडजॉइनिंग स्टेट्स है यानी कि साथ के जो भी राज्य हैं उनके साथ इनको मिला दिया जाए या फिर इनको इंडिपेंडेंटली यूटीज बना दिया जाए। तो उसके बाद हिमाचल प्रदेश को यूटी बनाया गया था, यूनियन टेरिटरी, और जब तक इसको फुल फ्लेज स्टेटहुड नहीं मिला था यानी कि 25 जनवरी 1971 को जो मिला है तब तक हिमाचल प्रदेश एक यूटी ही था। तो सही आंसर हमारा आ जाता है यहाँ पे मिस्टर जस्टिस फैजल अली, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के हेड थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हमीरपुर एज एन डिस्ट्रिक्ट कब एग्जिस्टेंस में आया था? तो इसका सही आंसर है हमारा 1 सितंबर 1972 को। 1 सितंबर 1972 को जब कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की ट्राइफर्केशन की थी, इसे 3 डिस्ट्रिक्ट में पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, तो 2 और डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे, हमीरपुर और उन्ना। इसके साथ ही रीऑर्गेनाइजेशन कर दी गई थी महासूर डिस्ट्रिक्ट की भी थी और उससे बनाए गए थे शिमला और सोलन डिस्ट्रिक्ट। जो शिमला सिटी थी ना उसे महासूर डिस्ट्रिक्ट के साथ ऑर्गेनाइज किया गया था और एक शिमला डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया था। इसके साथ ही जो नालागढ़ और कंडाघाट के एरिया थे उनको सोलन डिस्ट्रिक्ट के साथ मिला दिया गया था। मतलब जो सोलन डिस्ट्रिक्ट है उसे भी 1972 में ही क्रिएट कर दिया गया था। 1 सितंबर 1972 के बाद कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो हिमाचल प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसमें कोई भी चेंज नहीं लाया गया था। लेकिन हाँ, इस तरह की चीजें जरूर हुई हैं कि कुछ एक न्यू सब तहसील बनाई गई है तहसील के लेवल तक, लेकिन डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर कोई भी चेंजेस नहीं लाए गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कुमारवां लेक हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो ये बेसिकली मंडी टाउन में लोकेटेड है।
अब सिर्फ इतना ही याद रखना सफिशिएंट नहीं है कि कौन सी जो लेक है वो कहां पर लोकेटेड है, बिकॉज थोड़े से अलग से क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, कितने मीटर्स पर लोकेटेड है, एल्टीट्यूड पे, या फिर किस लिए ये फेमस है, इस तरह की चीजें भी लेक से पूछी जा रही हैं। तो मंडी टाउन से बेसिकली ये 40 किलोमीटर की दूरी पर है और जो मंडी डिस्ट्रिक्ट की चचोट तहसील है वहां पर ये लोकेटेड है। कितनी एलिवेशन पर? 3150 मीटर की। एक फेयर भी होता है एनुअल यहाँ पर और इसे एक सेक्रेड लेक यानी कि पवित्र झील माना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बनेर खड्ड किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी सहायक नदी है? तो जो बनेर खड्ड है वो बेसिकली ब्यास नदी की सहायक नदी है और जो कांगड़ा घाटी है हमारी उसके सेंट्रल पार्ट को ड्रेन करती है। बनेर खड्ड कहां से राइज होती है? धौलाधार रेंज के सदर्न स्लोप से, यानी कि पालमपुर के पास से ये वहां से निकलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा वाटर स्प्रिंग है जिसका कुछ हिस्सा कोल डैम प्रोजेक्ट की वजह से सबमर्ज हो गया है, डूब गया है? तो इसका सही आंसर है हमारा तत्तापानी। तत्तापानी जो है बेसिकली शिमला से 51 किलोमीटर और नालदेहरा से 29 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। सतलुज नदी के राइट बैंक पर ये लोकेटेड है। और ये जो तत्तापानी वाटर स्प्रिंग है ये नेचुरल सल्फर स्प्रिंग है, ये भी आप लोग याद रखना, नेचुरल सल्फर स्प्रिंग है और बहुत सारी जो बॉडी की चीजें हैं जैसे बीमारियां हैं उनको ठीक करने के लिए इसे जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा, पहले इंग्लिशमैन कौन थे जो रोहतांग पास पहुंचे थे? तो पहले इंग्लिशमैन जो रोहतांग पास पहुंचे थे वो मूरक्राफ्ट थे और उन्होंने इसे रितंका जोत कहा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तेंतु का जोत, ये जो दर्रा है वो किन दो जिलों को जोड़ता है? तो तेंतु का जोत जोड़ता है आपके कुल्लू और कांगड़ा को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुंड्रो और गारू, ये वर्ड्स किस चीज के लिए यूज किए जाते हैं? इन टर्म्स को किस लिए यूज किया जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा चिल्ड्रन ऑफ हाइपरगैमस यूनियन। हाइपरगैमस यूनियन का क्या मतलब हुआ कि जब दो कपल जो डिफरेंट सोशल ऑर्डर से है, यानी कि फॉर एग्जांपल जो मैन है वो हायर सोशल स्टेटस से बिलोंग करता है और जो वुमन है वो लोअर सोशल स्टेटस से बिलोंग करती है, दोनों ने शादी कर ली तो इनके जो बच्चे हैं उनको मुंड्रो और गारू कहा जाएगा। जो स्वांगला कम्युनिटीज है वो एंडोगेमस है, बेसिकली इन्हीं के ही मैरिज सिस्टम है, आप लोग ये चीजें देखोगे। और अपने जो सोशल क्लास है उसके बाहर अगर ये शादी करते हैं तो अपना जो ओरिजिनल स्वांगला स्टेटस है उसको भी ये लूज करते हैं, यानी कि हाइपरगैमी जो है यहां पर रिकॉग्नाइज नहीं की जा सकती है, अपने से लो सोशल ऑर्डर में ये शादी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जिट जेट फेस्टिवल को किस महीने में मनाया जाता है? तो इसे अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है थांग यूड मोनेस्ट्री में। और अक्टूबर के महीने में इसी तरह के सिमिलर फेस्टिवल्स आप अदर मोनेस्ट्रीज में भी ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे कि गुतौर एक फेस्टिवल है जिसे की ताबो दंकर और पिंसविती इन सारी मोनेस्ट्रीज में मनाया जाता है। मेन अट्रैक्शन क्या है? मेन अट्रैक्शन इस रिलीजियस फेस्टिवल की है मास्क्ड डांस, जो इन सारी मोनेस्ट्रीज में परफॉर्म किया जाता है। पॉलिएंड्री इन हिमालयाज, इस बुक के ऑथर कौन है? तो इस बुक को लिखा है वाई.एस. परमार ने। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि डॉक्टर वाई.एस. परमार जिन्होंने इस बुक को लिखा है ये हिमाचल के किस जिले से बिलोंग करते हैं? इस बुक में जो डॉक्टर परमार है उन्होंने सही तरीके से बताया हुआ है कि जो पॉलिएंड्री है हिमालयस में क्यों एग्जिस्ट करती है। बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रेजुडाइसेस लेके चलते हैं बहुविवाह के बारे में, जैसे कि कुछ एक जो फीमेल्स होती हैं उनके एक से ज्यादा पति होते हैं। आपने हाटी कम्युनिटी के केस में भी ये चीज देखी होगी। और या तो जो मेल्स हैं, जैसे लाहौल स्पीति में मोस्टली ये चीज आपको देखने के लिए मिलेगी कि जो मेल हैं वो घर के चाहे 3 भाई हैं वो एक ही विमेन से शादी करेंगे। तो उन्होंने इसमें क्लियरली बताया हुआ है कि कुछ तो वजह रही होगी वहां की, कुछ एक इकोनॉमिक मोटिवेशन जिसकी वजह से ये सारे सोशल कस्टम्स अपनाए गए। और बेसिकली मैंने अपनी एक वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि लैंड फ्रेगमेंटेशन इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है पॉलिएंड्री का, कि लोग नहीं चाहते हैं क्योंकि ऑलरेडी उनके पास बहुत सारा कम लैंड है, तो वो नहीं चाहते कि जैसे 2 भाई हैं अगर उनकी शादियां होंगी तो ऑब्वियस सी बात है लैंड टूटेगी, तो उस वजह से और भी छोटे छोटे हिस्सों में वो टूट जाएगी। वो नहीं चाहते कि लैंड की फर्दर फ्रेगमेंटेशन हो, इसीलिए जैसे घर के 2-3 लोग हैं वो एक से ही शादी करते हैं। पॉलिएंड्री का तो इन्होंने इसमें बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि पॉलिएंड्री का कुछ एक ऐसा इकोनॉमिक मोटिवेशन रहा है जिसकी जो जरूरी था लाना, ताकि जो बेसिक प्रॉब्लम्स है उन सोसाइटीज की, उनकी सर्वाइवल में जो दिक्कतें आ रही हैं उसको वो सही कर सके। अगला हमारा क्वेश्चन है, माधो राय की जलेब ये किस पॉपुलर हिमाचली फेयर की अट्रैक्शन है, मेन अट्रैक्शन है? तो इसका सही आंसर हमारा शिवरात्रि एक इंटरनेशनल फेयर है जिसे डिस्ट्रिक्ट मंडी में मनाया जाता है। माधो राय के बारे में मैंने आप लोगों को एक स्टोरी बताई थी कि क्यों इनको अब भी मंडी का राजा कहा जाता है। एक राजा थे जिनके 18 बच्चे थे और वो सारे के सारे उनके लाइफ टाइम में सभी की डेथ हो गई, तो परेशान होकर के उन्होंने एक सिल्वर इमेज बनाई एक डेटी की और पूरा राज्य उनको दे दिया। अब मैं ये सब क्यों बता रही हूँ आपको फिर से, क्योंकि आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओगे कि उन राजा का क्या नाम था जिन्होंने अपने ही लाइफ में, मतलब अपनी लाइफ के दौरान अपने 18 पुत्रों की मृत्यु देखी और फिर एक सिल्वर इमेज बनाई एक डेटी की और उनको अपना सारा का सारा राज्य सौंप दिया। माधो राय के नाम से इन्हें हम जानते हैं, आज भी मंडी के लोग आज राजा इनको पूछते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस नदी के बैंक पर नदौन टाउन हमीरपुर का लोकेटेड है? तो इसका सही आंसर है हमारा ब्यास रिवर। आप मुझे ना अभी कमेंट सेक्शन में एक और चीज बताओगे कि एक लाइन है बड़ी फेमस, आए नदौन ते जाए कौन, ये किसने कही थी? एक HPGK की वीडियो में मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट पर्सन कौन थे जिन्होंने, जब जनरल इलेक्शंस हुए थे इंडिया के 1951-52 में, जिन्होंने पहला वोट डाला हुआ था? तो ये थे हमारे श्याम शरण नेगी। इनको हमने करंट अफेयर्स के वीडियो में भी डिस्कस किया है, बिकॉज रिसेंटली हमारे जो इलेक्शन हुए थे हिमाचल प्रदेश में, उससे पहले इनकी डेथ हुई थी। ये किन्नौर के कल्पा से बिलोंग करते हैं और अपनी डेथ से पहले भी अपना फर्ज पूरा करके गए डेमोक्रेसी का और वोट डाल के गए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया, महासू डिस्ट्रिक्ट की किस तहसील को निकाल करके किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया था? तो चीनी तहसील को निकाला गया था, उससे फिर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया था। और जब ये बनाया गया था तो टोटल डिस्ट्रिक्ट हो गए थे उस समय पर 6, मतलब किन्नौर जो है वो छठवां डिस्ट्रिक्ट बना था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चंपापत्तन ब्रिज। ब्रिजेस को ना मैंने कभी भी अपनी जीके वाली वीडियोस में इंक्लूड नहीं किया है, जबकि ये पूछे जाते हैं पेपर में। कौन सी रिवर के ऊपर चंपापत्तन ब्रिज है जो बिना पिलर्स के है? हिमाचल प्रदेश में अपना पहले इस तरह का किस रिवर पर है ये चंपापत्तन ब्रिज? तो इसका सही आंसर है हमारा ब्यास। ब्यास पर बना हुआ है ये चंपापत्तन ब्रिज और हिमाचल के देन यानी कि तब के जो चीफ मिनिस्टर थे प्रेम कुमार धूमल, इन्होंने इसे इनॉग्रेट किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कुल्लू की अर्लियर टाइम्स में यानी कि पुराने समय में कैपिटल कौन थी? तो ये थी जगत सुख। जगत सुख जो कैपिटल थी कुल्लू की पहले, यहां से लगभग 12 जनरेशंस, मतलब जो राजाओं की 12 जनरेशंस हैं, उन्होंने वहां से राज्य चलाया था। नेहरू कुंड किस वैली की मेन अट्रैक्शन है? तो इसका सही आंसर है हमारा कुल्लू वैली। कुल्लू वैली की जो मेन अट्रैक्शन है वो नेहरू कुंड भी उसमें एक आता है। कुल्लू वैली की अगर हम बात करें तो रिवर व्यास इस वैली को बनाती है। कहां से कहां तक? मंडी से लारजी तक। अपनी ब्यूटी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है ये वैली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चंबा और जम्मू को कौन सा पास जोड़ता है? तो इसका सही आंसर है हमारा पादरी जोत। पादरी जोत को हम अपने करंट अफेयर्स में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि न्यूज में आया हुआ था। एक तो रीजन ये था कि लैंड एनक्रोचमेंट हुई थी जम्मू और जो हिमाचल की बाउंड्री है चंबा के पास, वहां पर, तो उस वजह से ये न्यूज में था, हेंस इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। याद रखना कि चंबा और जम्मू को पादरी जोत जोड़ता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मंछड़ लैंग्वेज किस ट्राइबल ग्रुप के द्वारा बोली जाती है? तो इसका सही आंसर है हमारा स्वांगला। स्वांगला ट्राइब जो बोलते हैं मेनली 2 तरह की लैंग्वेजेस बोलते हैं, मंछड़ और चिनाली। मंछड़ जो है बेसिकली तिब्बतन और हिंदी का एक मिक्सचर है, जिसे वहां के स्वांगला, राजपूत और ब्राह्मण लोग बोलते हैं। चिनाली लैंग्वेज को सिपी और लाहौर बोलते हैं। भोटी भी प्रिविलेंट है वहां पर, लेकिन जो बौद्ध इनहैबिटेंट है ना, जो लोग बौद्ध लोग इस वैली में रहते हैं, सिर्फ वही लोग भोटी को बोलते हैं। इसके साथ साथ एक और बोली है जिसे तिनन या तिनेंट भी कहते हैं, जो सिस्सू एरिया है स्पेसिफिकली वहां पर ये बोली जाती है। नेक्स्ट एक और फैक्ट जो स्वांगला ट्राइब के बारे में आप लोगों को याद रखना है वो ये है कि ये लोग जो ट्राइब है स्वांगला ट्राइब, जो एक्सक्लूसिवली पट्टन वैली में रहते हैं लाहौल स्पीति के। नेक्स्ट है हमारा सुजम चुंगी। इस टर्म को किस चीज के लिए यूज किया जाता है? तो सुजम चुंगी बेसिकली ट्रेडिशनल काउंसिल है खाम्पा ट्राइब्स की, और इसमें 5 लोग होते हैं जो इसे हेड करते हैं। बुजुर्ग लोग 5 होते हैं जिनको अच्छा खासा नॉलेज होता है। ये लोग क्या करते हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स अगर कोई होते हैं या फिर कोई डिवोर्स केसेस होते हैं, इनको सेटल डाउन करते हैं। और कोई भी पर्सन अगर ट्रेडिशनल नॉर्म्स को तोड़ता है तो उसे ये गिल्टी भी करार देते हैं, उसके लिए पेनल्टी भी देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नोतांग मेरंग फॉर्म ऑफ मैरिज है वो किस ट्राइब में देखने के लिए मिलती है? तो बेसिकली किन्नर ट्राइब में देखने के लिए मिलती है नोतांग मैरंग। इसका मतलब क्या होता है? जो नोतांग मैरंग मैरिज होती है जनरली जो बहुत ज्यादा गरीब फैमिलीज होती है उनमें होती है, जिसमें बहुत ही कम लोग जाते हैं। बेसिकली 2 ही लोग शादी में जाते हैं। जो भी लोग शादी का खर्चा नहीं उठा पाते हैं वो इस तरह के मैरिज को फॉलो करते हैं, ताकि उनका जो एक्सपेंडिचर हो वो कम से कम हो। इसके साथ ही एक और टर्म है शादी की, जनेतंग। और ये जो फॉर्म ऑफ मैरिज है इसमें कोई भी मतलब मैरिज पार्टी की कोई लिमिट नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा टाउन है हिमाचल प्रदेश का जहां पर कभी भी दशहरा सेलिब्रेट नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर हमारा बैजनाथ। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि बैजनाथ टाउन में कभी भी दशहरा सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। क्यों है ऐसा? क्योंकि आप लोगों को पता है एक फेमस शिवा का टेंपल है वहां पर, और लोगों का ऐसा मानना है कि अगर वो लोग, क्योंकि रावण जो था वो शिवा का डिवोटी था बहुत बड़ा, तो लोगों का ऐसा मानना है कि जब भी अगर वो दशहरा मनाएंगे तो शिव जी उन पर क्रोध करेंगे, मतलब उनके साथ कुछ बुरा ही होएगा। क्योंकि एक वर्जन भी कहा जाता है कि कुछ एक लोगों ने ट्राई भी किया था दशहरा मनाने का साल भर, लगभग 20वीं सेंचुरी के आसपास। रावणा का जो पुतला है उन्होंने जलाया था। उसके बाद क्या हुआ था कि अगले दशहरा से पहले ही वो सारे के सारे लोग मर गए थे। तो इसलिए लोग बोलते हैं कि हम लोगों को भाई दशहरा वहां पर सेलिब्रेट नहीं करना है। बैजनाथ टाउन के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहां पर कोई भी गोल्ड स्मिथ यानी सुनार की दुकान नहीं है। ऐसा क्यों है इसका रीजन भी अभी तक कोई वैसे जानता नहीं है। लेकिन काम का एक और फैक्ट जो आप लोगों को याद रखना है वो ये है कि बैजनाथ टेंपल बनाया कब गया था? तो 1204 एडी में बनाया गया था। 2 मर्चेंट्स आहुका और मनुका, इन दोनों ने इस टेंपल को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेरू वर्मन ऑफ भरमौर कश्मीर के किस राजा के कंटेम्प्रेरी रूलर यानी कि समकालीन शासक थे? तो इसका सही आंसर है हमारा ललितादित्य मुक्तापीड़ा। इनका ही समय था, इसी समय लगभग 7th सेंचुरी एडी के आसपास, जब कश्मीरी स्टाइल ऑफ आर्ट भी एंटर हुआ था हिमाचल में। इसको भी याद रखना, कश्मीरी स्टाइल ऑफ एंटर लेटर 7th सेंचुरी में एंटर हुआ था। और भरमौर में उस समय कौन थे राजा रूलर? मेरू वर्मन।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राहला वाटरफॉल्स किस जिले में है? तो राहला वाटरफॉल्स है हमारा मनाली में, मनाली आ जाता है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दी लेडी ऑफ किलोंग, इस ग्लेशियर को इसका नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो ब्रिटिश राज के समय पर यह नाम दिया था लेडी लेशन डे ने। इस ग्लेशियर का ये खास बात है कि पूरी साल तो ये स्नो से कवर्ड रहता है, लेकिन बीच में एक डार्क बेयर सा पैच इसमें दिखाई देता है, डार्क सा पैच दिखाई देता है, और वो जो पैच है ना वो एक विमेन के फिगर की तरह रिजेंबल करता है। ऐसे लगता है कि कोई एक औरत है जिसने मतलब लोड उठाया हुआ है अपने बैक पे और वो चल रही है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में भी इसको लेडी ऑफ किलोंग के नाम पर ही रिकॉर्ड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिम बुनकर कब एग्जिस्टेंस में आया था? पहले तो हिम बुनकर की जो फुल फॉर्म है वो होती क्या है, आप लोग ये देख लीजिए। हिम बुनकर यानी कि दी हिमाचल प्रदेश स्टेट हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स वीवर्स एपेक्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है और ये अपनी एग्जिस्टेंस में आया था 1984 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक ने जब 1365 ईस्वी में कांगड़ा के फोर्ट को घेरा था, उस समय वहां का रूलर कौन था? तो उस समय वहां का रूलर था रूपचंद, जब फिरोज शाह तुगलक ने 1365 में कांगड़ा फोर्ट पर घेराव किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राजा करम प्रकाश जो सिरमौर के राजा थे, उनके समय पर हिंदूर यानी कि नालागढ़ के कंटेम्पररी शासक कौन से थे, यानी समकालीन शासक कौन से थे? तो ये थे राजा राम शरण सिंह। नेक्स्ट है हमारा बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में कितनी मेन रेंजेस है हिल्स की, यानी कि पहाड़ियों की कितनी मेन रेंजेस हैं? तो ये 7 हैं। इसी वजह से बिलासपुर को सरदार कहलूर भी कहा जाता है, यानी कि 7 पहाड़ियों का कहलूर। कौन कौन सी है ये? नैना देवी, कोट, झंझियार, ट्यून हिल्स, बांदला हिल्स, बहादुरपुर और रतनपुर। इनमें जितने भी फोर्ट्स है ना अलग अलग पहाड़ियों में, वो इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि नैना देवी पहाड़ियों में दो हैं, कोट कहलूर फोर्ट और फतेहपुर फोर्ट। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि जो फतेहपुर फोर्ट है वो किस पहाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नालागढ़ जिसे हिंदूर कहा जाता था, उसकी रूलिंग डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये की गई थी अजीत चंद के द्वारा। अजीत चंद जो थे वो कहल चंद के बेटे थे, राजा कहल चंद के, और इन्होंने ही हिंदूर की रूलिंग डायनेस्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बैंक ऑफ बिलासपुर जो बिलासपुर जिले में पहला बैंक खोला गया था वो किस साल में खोला गया था? तो इसका सही आंसर हमारा 1944। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चंबा जिले में मुख्य तौर पर कितनी बड़ी घाटियां हैं? तो इसका सही आंसर हमारा 3 मुख्य तौर पर बड़ी घाटियां हैं। पहली तो ब्यास वैली आ गई, दूसरी आ गई रावी वैली जिसे हम चंबा वैली भी कहते हैं, तीसरी आ गई चिनाब वैली को पांगी चंबा लाहौल वैली भी कहा जाता है। रावी वैली में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है चंबा डिस्ट्रिक्ट में, और ये सबसे ज्यादा फर्टाइल वैली भी है इस डिस्ट्रिक्ट की। अगला क्वेश्चन हमारा चंबा जिला से रिलेटेड है कि जो सूही मेला है वो कहां पर मनाया जाता है? सूही मेला आपका मनाया जाता है चंबा जिले में, और जो सूही मेला है वो एक रानी थी नैना देवी, वो सती हुई थी कहां पर? बलोटा विलेज में। ये जो मैं बता रही हूँ इसमें फैक्ट्स ये इंपॉर्टेंट है, बलोटा विलेज में ये सती हुई थी, उसके बाद से ये मेला वहां पर मनाया जाता है उनकी याद में, और वहां पर सिर्फ विमेन्स और चिल्ड्रंस अलाउड है पार्टिसिपेट करने के लिए। कब मनाया जाता है? चैत की 15 से 1 की वैसाख तक इस मेले को मनाया जाता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसका यह है कि जो श्राइन वहां पर ना एक श्राइन भी बनाई गई है इनकी याद में, तो जो स्टेप्स वहां के लिए बनाई गई हैं वो रानी शारदा ने बनाई थी, जो राजा जगजीत सिंह की रानी थी। नेक्स्ट है हमारा जसवा धार को हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में क्या बुलाया जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा 16 सिंगी धार। जसवा धार को 16 सिंगी धार के नाम से जाना जाता है हमीरपुर में, और ऊना में इसे जाना जाता है जसवा धार या फिर चिंतपूर्णी धार के नाम से। लॉन्गेस्ट रेंज है ये, ऊना डिस्ट्रिक्ट तक जाती है। इसके अलावा अगर हम हमीरपुर में रेंजेस की बात करें, प्रिंसिपल रेंजेस की, तो 3 तरह की हैं। पहली आ गई आपकी जखधार जो कि कांगड़ा रेंज की कालीधार की, कांगड़ा में एक कालीधार रेंज है उसी की ही कंटिन्यूएशन है। सेकंड आ गई चबूतरा हिल्स, ये जखधार की कंटिन्यूएशन है और ये रिवर ब्यास के परे तक जाती है। ठीक है, 16 सिंगी धार थर्ड वाली आ गई जिसके बारे में हम अभी पहले बात कर चुके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस रूलर ने सुजानपुर टीरा को अपनी कैपिटल बनाया था? तो सही आंसर है इसका संसार चंद ने सुजानपुर टीरा को अपनी कैपिटल बनाया था, और यहां पर उसने बहुत सारे महल और मंदिर भी बनाए थे। इसके इसी समय के दौरान ही इन्होंने मंडी पर अटैक किया था, और वहां के जो राजा थे ईश्वरी सेन, उन्हें 12 साल तक नदौन में अपना प्रिजनर बनाया था, यानी कैदी बनाया था। नेक्स्ट है ब्यास नदी कांगड़ा को कहां पर छोड़ती है? तो ब्यास नदी कांगड़ा को छोड़ती है मिर्तल घाट पर। किसी भी रिवर की जो एंट्री पॉइंट है और एग्जिट पॉइंट वो भी इंपॉर्टेंट है कि किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में वो कहां से एंट्री करती है और कहां से वो एग्जिट करती है। तो जब कुल्लू और मंडी में बहने के बाद, मंडी के बाद वो कहां पर एंटर होती है? कांगड़ा में एंटर होती है। एंट्रिंग पॉइंट कहां है इसका? संधोल में। संधोल से एंट्री लेती है और इसके बाद जो मिर्तल घाट है वहां पर ये छोड़ती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जसवां की स्थापना किसने की थी? तो जसवां की जो स्थापना थी इसके फाउंडर थे पूरब चंद, कटोच फैमिली के ही थे ये, और जसवां जो है वो पहला ऑफशूट था। प्रेजेंट स्टेट जो हमारा कांगड़ा है उसका पहला ऑफशूट था। इसकी कैपिटल का नाम था राज। द एंशिएंट नेम ऑफ रिवर रावी वाज, रिवर रावी का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? तो ये है आपका पुरुषनी, और ये निकलती है बड़ा बंगाल एरिया से। बादल और तांतेगिरी 2 ग्लेशियर हैं जिनसे इसे पानी मिलता है।
सेकंड क्वेश्चन आपका है, वेयर इज लोकेटेड बड़ा सिंगरी? लार्जेस्ट ग्लेशियर जो है वो बड़ा सिंगरी, वो कहां पर लोकेटेड है? तो ये आपका लोकेटेड है लाहौल में, लाहौल के चंद्रा वैली में लोकेटेड है, और जो चनाब रिवर है उसको ये पानी देता है। छोटा सिंगरी भी है एक वहां पर। नेक्स्ट आ गया, द वारा पास इज लोकेटेड बिटवीन, ये जो वारा पास है ना, इसका नाम, इसको वारू पास भी बोलते हैं, ठीक है। वारू पास कहां पर लोकेटेड है? तो जो आपका ये वारू पास है वो धर्मशाला और चंबा के बीच में लोकेटेड है, धर्मशाला और चंबा के बीच में लोकेटेड है। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है माउंटेन पासेस ऑफ हिमाचल प्रदेश, उसमें डिटेल में इन सारे पासेस को डिस्कस किया हुआ है विद इजी ट्रिक्स, और बिलीव मी अगर आप ये 2-3 बार देख लेते हो ना तो आप लोगों को सारे के सारे पासेस याद हो जाएंगे अच्छी ट्रिक के साथ, लेकिन उसके लिए अपने 50 to 60 मिनट्स आप लोगों को देने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा, आप जाकर के देख सकते हो इस वीडियो को। नेक्स्ट है, विच ऑफ फॉलोइंग राजा हैज अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन? इनमें से कौन से राजा हैं जिनकी सबसे प्राचीन इंस्क्रिप्शन है? तो ये है हमारे मेरुवर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले जो टर्किश इन्वेजन हुआ था वो किस सेंचुरी में हुआ था? तो टर्किश इन्वेजन अगर हिमाचल प्रदेश में देखा जाए तो वो 11th सेंचुरी में आपका हुआ था, 11th सेंचुरी AD में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 में एज अ प्रिकॉशनरी मेजर किस जगह की आर्मी को डिसबैंड किया था ब्रिटिशर्स ने? तो इसका सही आंसर है हमारा 4th नेटिव इन्फेंट्री इन कांगड़ा एंड नूरपुर, ठीक है, इसको डिसबैंड किया था एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का जहां पर 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग लोएस्ट लिटरेसी रेट है? तो ये है आपका चंबा। अभी 2011 का ही सेंसस चला हुआ है उसके अकॉर्डिंग, बिकॉज नया सेंसस तो अभी तक आया नहीं है, और मतलब इसलिए 2011 का सेंसस है उसी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस आप लोगों से अभी तक भी एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचभीषम फेयर कब सेलिब्रेट किया जाता है? डेरा बाबा रुद्रु में, ऊना डिस्ट्रिक्ट में। पहले तो ये भी याद रखना कि जो पंचभीषम फेयर है उसे ऊना डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है, डेरा बाबा रुद्रु में, तो इसे किया जाता है मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश में जो शेड्यूल्ड कास्ट की पॉपुलेशन है वो कितनी है? यहां पर परसेंटेज दी है, कितनी परसेंट पॉपुलेशन है? तो ये है आपकी 25%। अगला क्वेश्चन, 2017 के जो स्टेट असेंबली के इलेक्शन हुए थे तो उसमें कितनी विमेंस इलेक्ट की गई थी? तो इसमें इलेक्ट की गई थी आपकी 4 विमेंस। अगला क्वेश्चन है, दी लोकायुक्त बिल हिमाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली में कब इंट्रोड्यूस किया गया था? लोकायुक्त बिल, तो जो लोकायुक्त बिल है ये आपका इंट्रोड्यूस किया गया था हिमाचल प्रदेश में जुलाई 1 1983 को, सॉरी जून 1 1983 को किया था, जुलाई को नहीं किया था, जून को किया था। हिमाचल प्रदेश के अभी नए लोकायुक्त अपॉइंट हुए हैं, हमने करंट अफेयर्स में ये डिस्कस किया था, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि तो जो न्यू लोकायुक्त है हिमाचल प्रदेश के वो कौन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी पंचायतें हिमाचल प्रदेश की जिन्हें 2014 में बैकवर्ड डिक्लेयर किया गया था? तो 551 पंचायत हैं जिन्हें 2014 में बैकवर्ड डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, हॉल एस्टेट इंटरनेशनल डोरिक मेमोरियल ट्रस्ट को, जो नगर में है, इंटरनेशनल डोरिक मेमोरियल ट्रस्ट नगर में है, किसने डोनेट किया था? तो ये किया था देविका रानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच मनी इज प्रोवाइडेड फॉर मैरिज ऑफ डॉटर ऑफ विडोज? अच्छा, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो 2008-9 में आई हुई है उसके अकॉर्डिंग जो विडोज की डॉटर्स हैं, डिवोर्सेज हैं, डेस्टिट्यूट वीमेंस हैं, उनको कितनी राशि प्रोवाइड की जाती है? तो ये की जाती है 11,000। ये देखो, ये उस समय का डेटा था, ठीक है, क्योंकि पेपर पुराना है 2017 का, तो उस समय का डेटा है ये 11,001 रुपए था उस समय पर। अभी ये बढ़ गया है और हमने बहुत बार ये अपनी स्कीम्स में डिस्कस किया है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो है उसके अंदर कितनी राशि दी जाती है। तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि अब भी जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में राशि दी जाती है वो कितनी है, बिकॉज इसे हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं करंट अफेयर्स में। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का जहां पर हाईएस्ट सिख पॉपुलेशन है? ऊना, आप लोगों को पता ही है ना कि पंजाब की बाउंड्री के साथ लगता है ऊना, तो ऊना जो है हिमाचल प्रदेश का, यहाँ पर हाईएस्ट सिख की पॉपुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हिमाचल प्रदेश को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 12th प्लान के अकॉर्डिंग कौन सा रैंक मिला था? तो ये 3rd रैंक मिला था एट द टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन 2005 के अकॉर्डिंग कौन सी सिटीज हैं हिमाचल प्रदेश की जो क्वालिफाइड हैं? तो इसमें है शिमला अलोन, शिमला अकेली थी ऐसी जो जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन के अंतर्गत क्वालिफाइड सिटी मानी गई थी। अमृता शेरगिल वॉज बॉर्न इन, अमृता शेरगिल कहां पर बॉर्न हुई थी? तो ये बुडापेस्ट में जन्मी हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर 2 लार्ज सीमेंट प्लांट्स हैं? तो ये आपका सोलन है, और अगर आपको इन सीमेंट प्लांट्स के नाम पता है प्रॉपर जगह तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने रघुनाथ जी की जो मूर्ति है उसे अयोध्या से 1651 में कुल्लू लाया था? तो ये इसका सही आंसर है हमारा यहाँ पर दामोदर दास लेकर आए थे ये मूर्ति अयोध्या से कुल्लू को। पूछे गए थे इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें 2 लिस्ट दे रखी है आप लोगों को, कौन कौन से कब आए थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है मैक्सिमम पेपर्स में कि जो फॉरेन विजिटर्स थे वो कब आए थे,
हिमाचल में, ठीक है, हिमाचल में कब आए थे, भारत में कब आए थे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो पहले जो है आपके ह्यूनसांग है और ये आए थे आपके 630 एडी में। सेकंड है आपके डब्ल्यू मूरक्राफ्ट और ये आए थे आपके 1822 एडी में आए थे ये। थर्ड है आपके अलेक्जेंडर जेराल्ड और ये आए थे आपके 1817-18 में। फोर्थ आ गया आपके जेबी ब्रेजर और ये आए थे आपके 1815 एडी में, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा हाई एंड लोफ्टी माउंटेन पीक्स। अच्छा, जो शीला और रिवो परग्यूल है हिमाचल प्रदेश की हाई और लोफ्टी माउंटेन पीक्स हैं, किस माउंटेन रेंज का पार्ट है ये पार्ट है जंस्कर का। अब देखो बहुत सारे लोगों को ना अभी भी ये कंफ्यूजन है कि भैया शीला और रिवो परग्यूल में कौन सी हाईएस्ट पीक है, क्योंकि हमारी जो मैक्सिमम बुक्स है 90% में कह रही हूँ, 90 क्या मैं 95% कह रही हूँ, 95% जो एचपीजीके की किताब है उनमें तो अभी भी दे रखा है शीला हाईएस्ट पीक है, शीला हाईएस्ट पीक है, पर शीला हाईएस्ट पीक नहीं है, रिवो परग्यूल हाईएस्ट पीक है। और आप लोग इसकी अगर डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, बिकॉज इसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे जो है वो शीला हाईएस्ट पीक अब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कौन से एंशिएंट ट्राइब्स हैं जिनको ये माना जाता है कि वो गंगा से लेकर के चंद्रभागा, गुप्ता पीरियड में गंगा से लेकर चंद्रभागा जो टैरन आता है, हिमालयन टैरन, इनर हिमालयन टैरन, वहां पर रहे हैं, तो ये है आपके किन्नर्स ट्राइब, किन्नर्स ट्राइब। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की कौन सी ऐसी पीक है जो स्विट्जरलैंड में मैटरहॉर्न पीक है उसकी तरह सेम लगती है, शेप वैसी लगती है जिसकी, ठीक है। तो गेफांग पीक है जिसकी शेप लगती है स्विट्जरलैंड के मैटरहॉर्न पीक की तरह। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन कौन से ऐसे 3 कोऑपरेटिव बैंक्स थे जिनको मिलाया गया और फिर बनाया गया आपका हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। तो ये हैं आप लोगों के मंडी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, चंबा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, महासू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, इन तीनों को मिलाकर के बनाया गया था आपका, आप लोगों का बनाया गया था हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक कब, 1953 में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, राहुल संस्कृतयान के अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश की किस डिस्ट्रिक्ट की लैंग्वेज है जिसे हमकारा और हमस्कारा कहा गया है, तो ये है आपकी किन्नौर की जो लोकल स्पोकन लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन है, फेमस फिलोलॉजिस्ट ग्रेडसन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो कौन से थे जिन्हें अर्लीस्ट मतलब सबसे पहले इंडो आर्यन हिमालयन ट्रैक्ट के माना जाता था, तो इन्होंने कहा है कि जो खसास थे वो सबसे पहले, खसास जो थे वो सबसे पहले नोन इंडो आर्यंस थे हिमालयन ट्रैक्ट के। मंछड़ और चिनाली ये 2 तरह की लैंग्वेजेस हैं, इसे कौन बोलता है, तो ये हमने पढ़ा भी था अपने स्वांगला ट्राइब्स को जब हमने डिस्कस किया था कि जो स्वांगला ट्राइब है मंछड़ और चिनाली लैंग्वेजेस को बोलते हैं, बोलियों को, रीजनल डायलेक्ट्स जो हैं उन्हें बोलते हैं। नेक्स्ट फिर से आपको एक मैच करने वाला आया हुआ है यहाँ पर क्या क्या मनाया जाता है क्वेश्चन में, लिस्टों को मैच करना है आपने। तो पहला है आपका नलवाड़ी फेयर, बड़ा ही फेमस है बिलासपुर जिले का नलवाड़ी फेयर। सेकंड है आपका शुलिनी फेयर, शुलिनी यूनिवर्सिटी भी है कहां पर, सोलन में। थर्ड है आपका सीपी फेयर, सीपी फेयर कहां पर मनाया जाता है आपका, तो सीपी फेयर आप लोगों का मनाया जाता है शिमला में। और नेक्स्ट है आपका फुलेज फेयर, फुलेज फेयर मनाया जाता है किन्नौर में, फूलों का त्योहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलंगी सिलेक्शन एंड रिब्बा सिलेक्शन आर लोकल वेराइटीज। आमंड जो होते हैं बादाम, उनकी ये 2 वेराइटीज हैं, तिलंगी सिलेक्शन एंड रिब्बा सिलेक्शन। कौन सी स्टेटमेंट है जो खारदांग गोम्पा के लिए करेक्ट नहीं है, पहली स्टेटमेंट देख लेते हैं कि ये जो खारदांग गोम्पा है यहां पर लार्जेस्ट कलेक्शन मिल जाएगी आपकी कंग्यूर और तंग्यूर की, ये बिल्कुल सही है। लार्जेस्ट गोम्पा है पॉपुलर थ्रू आउट द रीजन, ये भी सही है। सिचुएटेड एट 15,000 फीट हाई रैंक्ड पीक, ये भी सही है। इट वॉज बिल्ट बाय लामा सर्जन रिंचैन, ये गलत है आपका, ठीक है। तो डी वाला आपका यहाँ पर गलत है और तीनों स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में फिर से मैचिंग का एक क्वेश्चन आ गया है, आप लोगों को डिफरेंट पेंटिंग्स दे रखी है स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की, किसने क्या क्या किया है। तो जो बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग है इसके साथ नाम जुड़ता है राजा कृपाल सिंह का, कांगड़ा पेंटिंग्स के साथ राजा गोवर्धन चंद का, अर्की के साथ राणा मेहरचंद का और चंबा के साथ उदय सिंह का, ठीक है, चंबा के साथ उदय सिंह का। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टेट, अच्छा कौन सा ऐसा फाइनेस्ट स्पेसिमेन है स्टेट का जिसे एक ब्रिटिश रेजिडेंट को दिया गया था, किसके द्वारा, राजा गोपाल सिंह के द्वारा 19th सेंचुरी में, जिसे अभी आप विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में देख सकते हो लंदन में। तो ये था आपका चंबा रुमाल, वहां के म्यूजियम में ये अभी है, दिया था ये राजा गोपाल सिंह ने एक ब्रिटिश रेजिडेंट को। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, 600 ईयर ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट मिली है हिमाचल प्रदेश लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चरल अकेडमी को स्पीति वैली में 2011 में, किस चीज के साथ डील करती है, तो ये डील करती है आपकी आयुर्वेदा के साथ। 600 ईयर ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होता है। मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस, इनसे हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, लेकिन बेसिकली मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है इसका आंसर मुझे आप लोग एक छोटी सी लाइन में देना कमेंट सेक्शन में। राइटर ऑफ द बुक द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू लाहौल एंड स्पीति इज, कौन है इसके राइटर इस बुक के, तो इसके राइटर हैं आपके एपीएफ हारकोट, कैप्टन एपीएफ हारकोट। कौन से रूलर्स हैं बिलासपुर के जिन्होंने फेमस रंग महल को बनाया था जो अब गोविंद सागर लेक में डूब चुका है। पता नहीं एनटी के पेपर जो भी सेट करते हैं उन्हें इस क्वेश्चन से क्या प्यार है कि इस क्वेश्चन को भी पूछ ही लिया जाता है जैसे तैसे तोड़ मरोड़ के। तो रंग महल बनाया था आपका राजा विजय चंद ने, प्री में भी पूछा गया था ये। अगला जो है,
किसने त्रिगर्ता को ये डिस्क्राइब किया था, कि त्रिगर्ता को कैसे डिस्क्राइब किया था? एक स्टेटमेंट दे रखी है कि ये 267 माइल्स का किंगडम है ईस्ट से वेस्ट और 213 माइल्स का नॉर्थ टू साउथ। किसने कहा था ये? तो ये आपका कहा था यहां पर ह्यून सांग ने, ठीक है, चाइनीज ट्रेवलर। नेक्स्ट आगे आप लोगों का कुछ एक पासेस दे रखे हैं, बुरवा पास जिसे हम बुरान घाटी भी कहते हैं, या कामिलगो पास, बोरसू पास, लमखगा पास, किस वैली के सदर्न रिज में ये सिचुएटेड है? तो ये सारे आपके सिचुएटेड हैं बसपा वैली के सदर्न रिज में। पासेस से यहां पर भी एक और क्वेश्चन पूछा गया है और ये सारे पासेस मैंने डिस्क्राइब किए हैं, पहले भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूं, उस वीडियो को जाके जरूर देखना। नेक्स्ट है हमारा द फर्स्ट लोकल फार्मर है जिन्होंने एप्पल ट्री को प्लांट किया था सेओबाग में, कुल्लू वैली में। कौन थे ये? तो ये है बंसीलाल। अगला लास्ट और क्वेश्चन है, टू वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स कौन है जिन्होंने हिमाचल के फर्स्ट बर्ड रिंगिंग स्टेशन को बनाया था? कहां पर? सालरोपा में। दो क्वेश्चन खुद में ही बन रहे हैं यहाँ पे। एक तो ये भी पूछ लिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश का जो फर्स्ट बर्ड रिंगिंग स्टेशन है कहां पर है? तो ये आपका सालरोपा में है। कौन से दो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स थे? तो ये है आपके फ्रैंकिस बुनर और टीएच वॉकर। Which of the following hot springs substantial part has submerged in coal dam project? नीचे दिए हुए गर्म पानी के झरने में किसका पर्याप्त भाग कोल बांध प्रोजेक्ट में डूब चुका है? तो नीचे दिए हुए इन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है इसका तत्तापानी। तत्तापानी डिस्ट्रिक्ट मंडी में है और सतलुज नदी के किनारे पर है। ये शिमला से अगर हम इसकी डिस्टेंस देखें तो ये 51 किलोमीटर है शिमला से, और नालदेहरा से ये 29 किलोमीटर है। तत्तापानी हॉट स्प्रिंग सल्फर कंटेनिंग है। कौन सा है ये? सल्फर है इसमें, और ये अपनी क्यूरेटिव पावर्स के लिए जाना जाता है। नॉर्मली भी जो गर्म पानी के झरने हैं हिमाचल प्रदेश में, उनको उनकी क्यूरेटिव पावर्स के लिए जाना जाता है। जैसे कोई भी जो गर्म पानी का झरना है वो इस चीज के लिए फेमस होता है कि यहाँ पर आप अगर जाकर के नहाओगे तो आपका ये डिजीज ठीक हो जाएगा, ये डिजीज ठीक हो जाएगा, राइट। तो इसी तत्तापानी हॉट वाटर स्प्रिंग्स का एक सब्सटेंशियल पार्ट कोल डैम प्रोजेक्ट में सबमर्ज हो गया है, ठीक है। कोल डैम प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो ये सतलुज नदी पर है और डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। इसकी जो कैपेसिटी है वो है 800 मेगावाट और इसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक। नेक्स्ट है, देयर इज नो सल्फर और आयरन इन इट्स वाटर, स्टिल इट इज रेडियो एक्टिव। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट, इसके पानी में ना तो सल्फर है और ना ही इसके पानी में आयरन है, फिर भी ये रेडियोधर्मी है। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? तो यहां पर नीचे दिए गए हुए ऑप्शंस में से हम बात कर रहे हैं मणिकरण की। मणिकरण हॉट वाटर स्प्रिंग्स एक ऐसा हॉट वाटर स्प्रिंग्स है जिसके पानी में ना तो सल्फर पाया गया है और ना ही आयरन पाया गया है, पर फिर भी ये रेडियो एक्टिव है। यहां पर हजारों लोग हर साल नहाने के लिए आते हैं और ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। कुल्लू से, मेन कुल्लू से ये 45 किलोमीटर दूर है और रिवर पार्वती के किनारे पर है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि जो रिवर पार्वती है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है। हमने डिस्कस किया था कि हमारी रिवर्स वाली वीडियो में डिटेल से बहुत सारे एमसीक्यूज किए थे। अगर आपने हिमाचल प्रदेश की रिवर्स के एमसीक्यू नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के हिमाचल जीके में रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश के एमसीक्यूज को देख सकते हो। देखिए, ये जो मणिकरण है ये भी बहुत सारे डिजीजेस जैसे न्यूमोनिया, गाउट, ब्रोंकाइटिस, रूमेटिज्म, मस्कुलर पेन को ठीक करने के लिए जाना जाता है। मणिकरण के पीछे एक एंशिएंट स्टोरी ये भी है कि जैसे प्राचीन दंत कथाओं के अनुसार यहाँ पर देवी पार्वती जब एक बार स्नान कर रही थी तो उनके इयररिंग्स खो गए थे। मणिकरण का मतलब ही इयररिंग्स होता है, वर्ड मणिकरण का मतलब ही होता है इयररिंग्स। तो उनके इयररिंग्स खो गए थे और तब शिव जी को बहुत सारा गुस्सा आ गया था। उन्होंने गुस्से से इस कुंड की तरफ देखा था और वहां से हजारों इयररिंग्स बाहर निकलने लगे। और ऐसा कहा जाता है कि जब से उन्होंने इतने गुस्से से उसे देखा था यहाँ पे, तब से ये पानी उबलता ही जा रहा है और अब भी वो पानी वहां पर उबलता ही जा रहा है इस हॉट वाटर स्प्रिंग्स का। नेक्स्ट है, Which of following hot water springs is located opposite to निक्थन विलेज? इनमें से कौन सा गर्म पानी का झरना निक्थन गांव की विपरीत दिशा में है? तो इसका सही आंसर है हमारा कसोल। कसोल हॉट वाटर स्प्रिंग्स निक्थन विलेज के विपरीत दिशा में है। ये जो गांव के नाम होते हैं ना, जैसे निक्थन विलेज है, ये कहां पर लोकेटेड है, कहां पर सिचुएटेड है, किस डिस्ट्रिक्ट में, इस तरह के क्वेश्चन भी मोस्टली पूछे जाते हैं, ठीक। और ये जो कसोल हॉट वाटर स्प्रिंग्स है ये भुंतर से 32 किलोमीटर दूर है। भुंतर आप लोगों को पता है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का पहला एयरपोर्ट है। लेकिन यहाँ का जो ये जो कसोल हॉट वाटर स्प्रिंग्स है, जितना मणिकरण जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स है उसके पानी का टेम्परेचर है उससे इसका टेम्परेचर काफी ज्यादा कम है, ठीक। तो ये भी रिवर पार्वती के किनारे पर सिचुएटेड है और कुल्लू से, मेन कुल्लू से 42 किलोमीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट है, वशिष्ठ इज लोकेटेड ऑन डैश बैंक ऑफ रिवर डैश। वशिष्ठ जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स है ये कहां पर लोकेटेड है, किस रिवर के किस किनारे पर ये लोकेटेड है? तो यहां पर ऑप्शन में से जो आंसर है करेक्ट वो है लेफ्ट। वशिष्ठ ब्यास नदी के लेफ्ट बैंक पर सिचुएटेड है। वशिष्ठ जो है वो वशिष्ठ ऋषि के और भगवान राम के टेंपल्स के लिए भी फेमस है और ये मनाली से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट है, ज्योरी गर्म पानी का झरना डैश के किनारे स्थित है। ज्योरी हॉट वाटर स्प्रिंग इज सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर डैश। किसके राइट बैंक पे स्थित है ये? तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर है उन्नू नाला। अब इसके अलावा अब देखिए, ये
इसके अलावा जो अदर वाटरफॉल्स हैं या कुंड है जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर है, क्योंकि नॉर्मली जैसे एलाइट के पेपर्स में भी पूछ लिए गए थे ये क्वेश्चंस कि ये वाटरफॉल, ये हॉट स्प्रिंग्स ये कहाँ पर है, जैसे राहला वाटरफॉल कहाँ पर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया हुआ है कि जैसे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से वाटरफॉल है, राहला वाटरफॉल, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में भागसूनाथ वाटरफॉल, सलोल वाटरफॉल, चंबा में है सद्धारा, कालिका कुंड, धंचो ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन शिमला। नीचे दिए गए हुए इन वाटरफॉल में से कौन सा शिमला में लोकेटेड है, तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्यास जॉइंस इट एट कांगड़ा। ब्यास की कौन सी सहायक नदियां हैं जो इसे कांगड़ा में मिलती हैं? आवा रिवर, बाणगंगा, बनेरगढ़, चक्कीगढ़, हारला रिवर, गजगढ़, लूनी रिवर, मानुनी रिवर, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारी की सारी जो ट्रिब्यूटरीज है ब्यास की, ये कहां से निकलती है? ये मैक्सिमम निकलती है धौलाधार रेंज से और ये कांगड़ा में इन ब्यास को ज्वाइन करती है, यानी कि ये सारी ब्यास की कांगड़ा की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन सेटलमेंट्स आर अलोंग विद रिवर पार्वती। पार्वती नदी के किनारे कौन कौन सी मानव बस्तियां हैं? मणिकरण, कसोल, नूरपुर, धर्मशाला, मंडी, सुंदरनगर, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है मणिकरण, कसोल। पार्वती नदी कुल्लू से निकलती है और मणिकरण और कसोल इसके किनारे बसी हुई फेमस बस्तियां हैं। टू स्ट्रीम्स मीट एट डैश टू फॉर्म चिनाब। दो नाले डैश जगह पर मिलते हैं और चिनाब नदी को बनाते हैं। रांगछा पास, भुंतर, टांडी और टेम्पला। तो इसका सही आंसर है टांडी। दो स्ट्रीम्स यानी कि चंद्रा और भागा, ये कहां पर मिलती हैं? ये मिलती हैं टांडी पर और इसके बाद ये चिनाब नदी को बनाती हैं। ये दोनों स्ट्रीम्स बारालाचा पास के अपोजिट साइड से निकलती हैं। चिनाब रिवर एंटर्स पांगी वैली नियर। चिनाब नदी पांगी घाटी में डैश जगह पर मिलती है, प्रवेश करती है, होगा यहाँ पे कहां से एंटर करती है? पांगी वैली में। तो नीचे दिए गए हुए ऑप्शंस में से सही आंसर इसका भुजिंद। भुजिंद जगह पर से चिनाब नदी पांगी वैली में एंटर करती है और चंबा डिस्ट्रिक्ट को ये छोड़ती है संसारी नाला के पास से। डिस्ट्रिक्ट को संसारी नाला से छोड़ती है और इसके बाद कहां जाती है? इसके बाद ये कश्मीर में एंटर करती है, कश्मीर की पोदर वैली में ये एंटर करती है। हाउ मेनी किलोमीटर्स चिनाब फ्लो इन हिमाचल। चिनाब हिमाचल में कितने किलोमीटर तक बहती है? तो नीचे दिए गए हुए ऑप्शंस में से सही आंसर है इसका 122 किलोमीटर। 122 किलोमीटर चिनाब हिमाचल में बहती है। विच इज लार्जेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। पानी की मात्रा की दृष्टि से हिमाचल की कौन सी नदी सबसे बड़ी है? तो इसका सही आंसर है चिनाब। लंबाई की दृष्टि से कौन सी है? सतलुज। डोडा रामबन आर अलोंग विद दिस रिवर। डोडा रामबन इस नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो इसका सही आंसर है मियार नुला। ये हमारी ट्रिब्यूटरी है रिवर चिनाब की और इसके किनारे पर जो बसी हुई इंपॉर्टेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स है वो है डोडा और रामबन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अलोंग द रिवर चंद्रा। इनमें से कौन सा चंद्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है? नीचे कुछ एक ह्यूमन सेटलमेंट्स दी गई हैं, तो इसका सही आंसर है कोकसर। कोकसर चंद्रा नदी के किनारे पर बसी हुई एक ह्यूमन सेटलमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज फेड बाय ग्लेशियर बादल एंड तांतगिरी। इनमें से कौन सा बादल और तांतगिरी द्वारा सिंचित की गई है नदी? तो इसका सही आंसर है रावी। रावी को दो ग्लेशियर सिंचित करते हैं, भांदल और तांतगिरी, और ये बड़ा बंगाल एरिया से निकलती है। टाउन डैश इज सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर रावी। डैश कस्बा रावी नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है चंबा। चंबा राइट बैंक में स्थित है रावी नदी के। व्हाट इज टोटल लेंथ ऑफ रिवर रावी इन हिमाचल प्रदेश। रावी की हिमाचल प्रदेश में कितनी लंबाई है? तो इसका सही आंसर है 158 किलोमीटर। 158 किलोमीटर रावी नदी हिमाचल प्रदेश में बहती है। 158 किलोमीटर इसकी लंबाई है। व्हाट इज कैचमेंट एरिया ऑफ रावी इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल में रावी का जलग्रह क्षेत्र कितना है? नीचे दिए गए हुए ऑप्शन में से सही आंसर है ऑप्शन ए 5451 स्क्वायर किलोमीटर। ये रावी नदी का जलग्रह क्षेत्र है। रावी रिवर लीव चंबा एट। रावी नदी चंबा को किस जगह पर छोड़ती है? तो इसका सही आंसर है खेरी। खेरी जगह पर रावी नदी चंबा को छोड़ती है। टोटल लेंथ ऑफ रिवर रावी इज। रावी नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो रावी नदी की कुल लंबाई है 720 किलोमीटर्स। विच रिवर डिवाइड्स डिस्ट्रिक्ट ऊना इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। कौन सी नदी जिला ऊना को 2 हिस्सों में विभाजित करती है? जिला ऊना को कौन सी नदी 2 हिस्सों में विभाजित करती है? तो इसका सही आंसर है स्वान रिवर। ये जिला ऊना को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। तांतगिरी इज ट्रिब्यूटरी ऑफ। तांतगिरी किसकी ट्रिब्यूटरी है? अभी हमने पढ़ा भी पीछे। इस नाम का ही ग्लेशियर है जो एक रिवर को फेड करता है, सिंचित करता है, और कौन है वो रिवर? रावी नदी। विच ऑफ फॉलोइंग इज कॉल्ड एज रिवर ऑफ सॉरो बाय लोकल पीपल। किस नदी को स्थानीय लोगों द्वारा दुख की नदी कहा जाता है? इसका सही आंसर है स्वान
रिवर, क्योंकि ये और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो बहुत ज्यादा नुकसान। विच रिवर इज नोन फॉर गोल्ड डिपॉजिट इन हिमाचल प्रदेश? किस नदी में सोना पाया गया है? तो इसका सही आंसर है चिनाब। चिनाब में सोना पाया जाता है, गोल्ड डिपॉजिट के लिए चिनाब को जाना जाता है। फ्रॉम विच प्लेस सतलुज एंटर्स इनटू हिमाचल प्रदेश? किस जगह से सतलुज हिमाचल में प्रवेश करती है? तो इसका सही आंसर है शिपकी। शिपकी से सतलुज हिमाचल में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स सतलुज डू नॉट फ्लो? नीचे दिए गए हुए किस जिले में सतलुज नहीं बहती है? तो इसका सही आंसर है कांगड़ा। सिरमौर में भी बहती है, शिमला में भी, कुल्लू में भी, कांगड़ा में सतलुज नहीं बहती है। व्हाट इज कोर्स ऑफ सतलुज रिवर इन हिमाचल प्रदेश? सतलुज का हिमाचल में कितना जलमार्ग है? तो नीचे दिए गए हुए ऑप्शन में से सही आंसर है 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर ये हिमाचल प्रदेश में बहती है। व्हाट इज तिब्बतीय नेम ऑफ सतलुज? सतलुज का तिब्बती नाम क्या है? तो सतलुज का तिब्बती नाम है लॉन्गचेन खबाग। एट विच प्लेस सतलुज लीव हिमाचल टू एंटर पंजाब? किस जगह पर सतलुज हिमाचल प्रदेश को छोड़कर पंजाब में प्रवेश करती है? तो नीचे दिए गए हुए सही ऑप्शंस में से सही आंसर है इसका भाखड़ा। भाखड़ा में सतलुज हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है और पंजाब में प्रवेश करती है। पिछली वीडियो में भी हमने देखा था कि ताजे वाले जगह पर भी हिमाचल प्रदेश की एक नदी हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है और हरियाणा में प्रवेश करती है। कौन सी नदी है आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। What is total catchment area of सतलुज इन हिमाचल प्रदेश? सतलुज नदी का हिमाचल में जलग्रह क्षेत्र कितना है? तो इसका सही आंसर है 20,000 स्क्वायर किलोमीटर। 20,000 स्क्वायर किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में सतलुज का कैचमेंट एरिया है। What is वैदिक नेम ऑफ सतलुज? सतलुज का वैदिक नाम क्या है? तो सतलुज का वैदिक नाम है शतुद्री। What is total लेंथ ऑफ सतलुज? सतलुज की कुल लंबाई कितनी है? तो सतलुज की जो कुल लंबाई है वो है 1448 किलोमीटर। वेयर बसपा रिवर ज्वाइन सतलुज? बसपा नदी सतलुज में कहां मिलती है? तो इसका सही आंसर है किन्नौर। किन्नौर के करछम में बसपा नदी सतलुज में मिलती है। करछम काल्पा में बसपा नदी सतलुज में मिलती है। एट दिस प्लेस सतलुज लीव किन्नौर एंड एंटर्स शिमला? इस जगह पर सतलुज किन्नौर को छोड़कर शिमला में प्रवेश करती है। तो नीचे दिए हुए ऑप्शन में से इसका सही आंसर है चौरा। चौरा में सतलुज किन्नौर को छोड़ती है और शिमला में प्रवेश करती है। स्पीति रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम? स्पीति नदी का उद्गम स्थान क्या है? स्पीति नदी का उद्गम स्थान है कुंजुम रेंज। कुंजुम रेंज से स्पीति नदी ओरिजिनेट होती है। वेयर डज स्पीति रिवर मीट विद सतलुज? स्पीति नदी सतलुज के साथ मिलती है। स्पीति नदी और सतलुज कहां पर मिलती है? तो स्पीति नदी और सतलुज मिलती है नामगिया में। नेक्स्ट है, धनकर गोम्पा इज लोकेटेड अलोंग विद दिस रिवर? धनकर गोम्पा इस नदी के किनारे स्थित है। धनकर गोम्पा है स्पीति नदी के किनारे पर स्थित। धनकर गोम्पा और हांसी ये दो इंपॉर्टेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं जो स्पीति नदी के किनारे बसी हुई है। ब्यास ऋषि इज सोर्स ऑफ? ब्यास ऋषि नीचे दी गई हुई किस नदी का स्रोत है? तो इसका सही आंसर है रिवर ब्यास। ब्यास रिवर का एक और स्रोत है और उसका नाम है ब्यास कुंड। ये दो स्रोत हैं ब्यास नदी के, एक तो है ब्यास ऋषि और दूसरा है ब्यास कुंड। टू स्ट्रीम्स मीट एट दिस विलेज एंड फॉर्म ब्यास रिवर? दो नाले डैश गांव में मिलते हैं और ब्यास नदी को बनाते हैं। नीचे दिए गए हुए ऑप्शंस में से सही आंसर है इसका पलछन। पलछन में एक सोर्स, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि दो सोर्स हैं ब्यास ऋषि और एक ब्यास कुंड। तो एक स्ट्रीम आती है पहले ब्यास ऋषि से और दूसरी आती है ब्यास कुंड से। ये दोनों जो स्ट्रीम्स हैं ये यहाँ पर मिलती है पलछन के पास और यहाँ से नीचे जो ये बनाती हैं उसे हम कहते हैं ब्यास नदी। एट विच प्लेस व्यास एम्ब्रेसेस सतलुज? किस स्थान पर व्यास सतलुज में मिलती है? तो इसका सही आंसर है यहाँ पे हरिकेपतन। हरिकेपतन में ब्यास सतलुज में मिलती है। एट विच प्लेस व्यास रिवर एंटर्स कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट? किस जगह व्यास नदी कांगड़ा में प्रवेश करती है? तो व्यास नदी कांगड़ा में प्रवेश करती है संधोल में। संधोल से व्यास नदी कांगड़ा में प्रवेश करती है और मीरथल के पास वो कांगड़ा को छोड़ती है। ठीक है, इन पॉइंट क्या है, प्रवेश कहां से करती है, एंट्री कहां से करती है संधोल से, और एग्जिट कहां से करती है, बाहर कहां से निकलती है, मीरथल से। एट विच प्लेस व्यास रिवर एंटर्स मंडी डिस्ट्रिक्ट? किस जगह व्यास नदी मंडी में प्रवेश करती है? तो व्यास नदी मंडी में प्रवेश करती है बजौरा से। हाउ मेनी किलोमीटर्स ब्यास फ्लोज इन हिमाचल प्रदेश? ब्यास नदी हिमाचल में कितना किलोमीटर बहती है? नीचे दिए गए हुए ऑप्शन में से इसका सही आंसर है 256 किलोमीटर। 256 किलोमीटर हिमाचल में ब्यास नदी बहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेटलमेंट्स ऑन द बैंक्स ऑफ ब्यास रिवर? नीचे दी गई हुई कौन कौन सी मानव बस्तियां ब्यास के किनारे बसी हुई है? कुल्लू, मंडी, गोपीपुर, बजौरा, पंडो, सुजानपुर, टिहरा, नदौन या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये जो सारी की सारी ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं ये ब्यास रिवर के किनारे हैं।
नूरपुर टाउन लाइज अलोंग, नूरपुर कस्बा किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका सही आंसर है चक्की रिवर। चक्की रिवर के किनारे और भी ह्यूमन सेटलमेंट्स है, लेकिन इनमें जो सबसे फेमस है वो है नूरपुर टाउन। बनेर खड इज ट्रिब्यूटरी ऑफ, बनेर खड किसकी सहायक नदी है? तो बनेर खड है ब्यास की सहायक नदी, सतलुज की नहीं है, बनेर खंड ब्यास की सहायक नदी है। बिनवा रिवर ज्वाइंस ब्यास एट, बिनवा नदी ब्यास से कहां मिलती है? तो बिनवा नदी ब्यास से मिलती है कांगड़ा में, ये कांगड़ा में ब्यास की सहायक नदी है। एट विच प्लेस ज्यूनी खड ज्वाइंस ब्यास, ज्यूनी खड ब्यास से कहां मिलती है? नीचे दिए गए हुए ऑप्शन में से सही आंसर इसका पंडोह, ज्यूनी खड ब्यास से पंडोह में मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्यास इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, नीचे दी हुई नदियों में से कौन सी ब्यास की कुल्लू में सहायक नदी नहीं है? सैंच, मनालसू, तीर्थन, फोजल, सोलंग, सरवरी, पार्वती नदी या ज्यूनी खड? तो इसमें से ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये सही है, क्योंकि इसमें जो ज्यूनी खड है वो कुल्लू में ब्यास की सहायक नदी नहीं है। सैंच, मनालसू, तीर्थन, फोजल, सोलंग, सरवरी, ये फ्रॉम वेयर यमुना रिवर एंटर हिमाचल प्रदेश, यमुना नदी हिमाचल में कहां से प्रवेश करती है? तो नीचे दिए गए हुए ऑप्शंस में से इसका सही आंसर है खादर माजरी। यमुना नदी सिरमौर के खादर माजरी में से हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है, तो इसका सही आंसर है खादर माजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर यमुना रिवर राइजेस, यमुना नदी का उद्गम कहां से होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यमुनोत्री। यमुनोत्री से यमुना नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज ईस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल की नदियों में से सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? तो नीचे दिए गए हुए ऑप्शन में से सही आंसर है इसका यमुना, यमुना इज ईस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सही आंसर क्या है इसका? यमुना। अगला क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना, नीचे दिए गए हुए विकल्पों में से कौन सी यमुना की सहायक नदियां हैं? पहला हमें ऑप्शन दिया है टोन्स, पब्बर और गिरी, ये तो है। गिरी गंगा, स्वान और जलाल, इसमें गिरी गंगा और जलाल तो है लेकिन स्वान इसमें नहीं है। नोगली खड, टोन्स, पब्बर, टोन्स और पब्बर तो है लेकिन नोगली खड नहीं है। ऑल आर करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर दो रिवर्स इसकी नहीं है तो ऑल ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाता है, तो इसका सही आंसर है हमारा टोन्स, पब्बर और गिरी। फ्रॉम वेयर गिरी गंगा राइजेस, गिरी गंगा का उद्गम कहां से होता है? नीचे दिए गए हुए ऑप्शंस में से इसका सही आंसर है, नीचे ऑप्शन दिए हैं कूपर पीक इन शिमला डिस्ट्रिक्ट, कूपर पीक इन ऊना डिस्ट्रिक्ट, कूपर पीक इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट एंड कूपर पीक इन लाहौल डिस्ट्रिक्ट। तो इसका सही आंसर है हमारा कूपर पीक इन शिमला डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि शिमला डिस्ट्रिक्ट के जुब्बल टाउन के ऊपर जो कूपर पीक्स हैं वहीं से ही हमारी गंगा रिवर राइज होती है, तो सही आंसर है कूपर पीक इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। फ्रॉम वेयर टोन्स रिवर राइजेस, टोन्स नदी कहां से निकलती है? टोन्स नदी हमारी निकलती है यमुनोत्री से, और यमुनोत्री से हमारी यमुना नदी भी निकलती है, ठीक, तो इसका सही आंसर है यमुनोत्री। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर पब्बर रिवर राइजेस, पब्बर नदी कहां से निकलती है? ऑप्शंस दिए हैं चंद्रोनाहन लेक नियर चांसल पीक, खादर माजरी इन सिरमौर, यमुनोत्री इन गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है चंद्रोनाहन लेक नियर चांसल पीक। ऑप्शन नंबर ए, चंद्रोनाहन लेक नियर चांसल पीक, यहां से पब्बर नदी निकलती है और ये शिमला डिस्ट्रिक्ट के रोहड़ू तहसील में है। टोटल कैचमेंट एरिया ऑफ यमुना इन हिमाचल प्रदेश इज, यमुना का हिमाचल में सारा जल ग्रह क्षेत्र कितना है? तो इसका सही आंसर है हमारा 2320 स्क्वायर किलोमीटर, ये यमुना का कैचमेंट एरिया है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच प्लेस यमुना रिवर लीव हिमाचल प्रदेश एंड एंटर इनटू हरियाणा, किस स्थान पर यमुना नदी हिमाचल को छोड़ती है और हरियाणा में प्रवेश करती है? तो नीचे दिए गए ऑप्शन ताजेवाला, संगम, चिरगांव और नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है इसका ताजेवाला। यमुना नदी हिमाचल प्रदेश को ताजेवाला के पास छोड़ती है और उसके बाद ये एंटर होती है हमारे हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू स्ट्रीम्स मर्ज एट डैश एंड टुगेदर मेक अ चैनल कॉल्ड टोन्स रिवर, दो नाले आपस में डैश जगह पर मिलते हैं और टोन्स नदी को बनाते हैं। पलछन, नेतवार, रोपा और नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है नेतवार। दो स्ट्रीम्स, छोटी छोटी स्ट्रीम्स नेतवार में मिलती है और उसके नीचे एक वाटर मिल करके मर्ज करके एक वाटर चैनल को बनाती हैं, ठीक, और उस वाटर चैनल को हम लोग जानते हैं फिर टोन्स के नाम से। ऐसा है पलछन में भी ऐसे ही होता है, जो पलछन जगह है यहाँ पर भी दो स्ट्रीम्स मिलती हैं और इसके नीचे एक वाटर चैनल का वो फॉर्म करती हैं, लेकिन इस वाटर चैनल को हम लोग क्या कहते हैं? ब्यास। तो पलछन में ब्यास की दो स्ट्रीम्स मिलकर ब्यास नदी को बनाती है और नेतवार में टोन्स की दो ट्रिब्यूटरी मिलकर के टोन्स नदी को बनाती हैं।
हाउ मेनी किलोमीटर्स यमुना फ्लो इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में यमुना कितना किलोमीटर बहती है? तो इसका सही आंसर है 22 किलोमीटर्स। बहुत ही कम एरिया में बहती है यमुना नदी, ओनली 22 किलोमीटर्स में ये हिमाचल प्रदेश में बहती है। फ्रॉम वेयर जलाल रिवर ज्वाइंस यमुना रिवर? जलाल नदी यमुना नदी को कहां पर मिलती है? नीचे ऑप्शन दिए हैं आपको, पलचन, संगम, ददाहू, चांसल एरिया। तो इसका सही आंसर है हमारा ददाहू। जलाल नदी ये एक गिरी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, और ये यमुना नदी के साथ ददाहू पर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ह्यूमन सेटलमेंट्स कम अप अलॉन्ग विद जलाल रिवर? जलाल नदी के साथ नीचे दी गई हुई कौन सी मानव बस्तियां हैं? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ह्यूमन सेटलमेंट्स के बाद ये जो सारे क्वेश्चन बनाए वैसे सारे ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी तरह का एक क्वेश्चन तो रिवर से पूछा ही जाता है। तो कौन कौन सी ऐसी ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं? बगथान एंड ददाहू, चिरगांव एंड बगथान, ददाहू पलचान, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है हमारा बगथान एंड ददाहू। ये जो बगथान जगह है ये किसी और चीज़ के लिए भी फेमस है। अगर आपके माइंड में याद होगा आपको, बगथान एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए फेमस है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट मारकंडा रिवर फ्लो? किस जिले में मारकंडा नदी बहती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिरमौर। सिरमौर के नाहन एरिया में मारकंडा रिवर बहती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वेयर आंध्रा रिवर मर्ज विद पब्बर रिवर? आंध्रा नदी पब्बर नदी के साथ कहां पर मिलती है? आंध्रा नदी पब्बर नदी की ही ट्रिब्यूटरी है। आंध्रा रिवर पब्बर नदी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक, और ये मिलती है पब्बर रिवर के साथ चिरगांव में। चिरगांव जगह पर ये पब्बर नदी के साथ मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डिवाइड्स सिरमौर डिस्ट्रिक्ट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स? कौन सी नदी सिरमौर को लगभग 2 हिस्सों में बराबर बांटती है? नीचे ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से सही आंसर है हमारा गिरी रिवर। गिरी रिवर सिरमौर जिला को लगभग 2 हिस्सों में बांटती है, ट्रांसगिरी और सिसगिरी एरिया में। और इसका जो ट्रांसगिरी एरिया है वो अभी बहुत फेमस था। क्यों फेमस था? क्योंकि इस ट्रांसगिरी एरिया में रहती है हाट्टी कम्युनिटी, और ये हाट्टी कम्युनिटी के लोग प्रोटेस्ट किए जा रहे थे ताकि इन लोगों को एसटी का स्टेटस दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वेयर असनी रिवर ज्वाइन गिरी रिवर? असनी नदी गिरी रिवर को कहां पर ज्वाइन? असनी नदी रिवर गिरी नदी को कहां पर ज्वाइन करती है? तो असनी नदी भी गिरी नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। असनी नदी गिरी नदी की एक ट्रिब्यूटरी है और ये ज्वाइन करती है गिरी नदी को साधु पुल चैल में, ठीक है। बाटा रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ? बाटा नदी किसकी सहायक नदी है? तो बाटा नदी हमारी सहायक नदी है नीचे दी गई हुई रिवर्स में से यमुना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्बर इज फेड बाय? पब्बर नदी किसके द्वारा सिंचित की जाती है? मुकिला ग्लेशियर, चंद्रनाहन ग्लेशियर, कारा पत्थर और नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है चंद्रनाहन ग्लेशियर। चंद्रनाहन ग्लेशियर से पब्बर नदी को सिंचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्सरी रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? पत्सरी नदी किसकी सहायक नदी है? तो पत्सरी नदी पब्बर की सहायक नदी है, सही आंसर है इसका पब्बर। तो पत्सरी नदी किसकी सहायक है? पब्बर नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर टोन्स रिवर जॉइंस यमुना नदी? यमुना रिवर, टोन्स नदी यमुना नदी को कहां पर मिलती है? टोन्स नदी जैसे कि हमें पता ही है कि यमुना नदी की बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है और ये यमुना नदी को ज्वाइन करती है कालसी जगह पर। कालसी देहरादून वैली के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है कालसी, और ये देहरादून से अप्रोक्सीमेटली 48 किलोमीटर की दूरी पर है। कहां पर ज्वाइन करती है? कालसी जगह पर टोन्स नदी यमुना को मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन सेटलमेंट्स कम्स अलॉन्ग विद टोन्स रिवर? नीचे दी गई हुई मानव बस्तियों में से कौन सी टोन्स नदी के साथ बसी है? नीचे कुछ ह्यूमन सेटलमेंट्स दी गई है, टूनी, नेतवार, मेनूज, चिरगांव, टूनी, नेतवार, रोहड़ू, मेनूज, नेतवार या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, टूनी, नेतवार, मेनूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ यमुना रिवर इज? यमुना रिवर की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है 2525 किलोमीटर लॉन्ग। अगला क्वेश्चन है, विच इज लार्जेस्ट अमंग 5 रिवर्स दैट फ्लो इन हिमाचल प्रदेश? नीचे दी गई हुई नदियों में से सबसे बड़ी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है हमारा सतलुज। सतलुज नीचे दी गई हुई नदियों में से लार्जेस्ट है जो हिमाचल प्रदेश में बहती हैं। एक क्वेश्चन रह गया यहां पर, फ्रॉम वेयर सतलुज रिवर अराइजेस? सतलुज नदी कहां से निकलती है? तो सतलुज नदी निकलती है राकाज लेक से,
जो मानसरोवर लेक के नजदीक है, कैलाश माउंटेन्स में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इतने ही क्वेश्चंस। 25 क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए। आगे के जो 25 क्वेश्चंस है उन्हें हम कल डिस्कस करेंगे। विच वैली ऑफ किन्नौर इज कनेक्टेड उत्तराखंड विद सेवरल पासेस। कौन सी वैली है? तो इसका सही आंसर है हमारा बसपा वैली। मैंने ये क्वेश्चन डाला था कम्युनिटी पोस्ट में और 66% लोगों ने इसका गलत आंसर दिया था। किसी ने कमेंट भी किया था कि 66% कंपटीशन है वो तो ऑलरेडी रिमूव्ड है, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन अगर गलत करोगे तो फिर सही बात है कॉम्पीट किससे करोगे। तो बसपा वैली में है। बसपा वैली को ही आप सांगला वैली के नाम से भी जानते हो। इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको सबसे पहले मैप का थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना ही ज़रूरी है। हिमाचल प्रदेश का किन्नौर का अगर आप लोग देखोगे मैप तो किन्नौर का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है। अब किन्नौर में यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर बना रहा है। किसके साथ बना रहा है? चाइना के साथ, तिब्बत के साथ ट्रेड होता था, याद रखना चाहिए। और इसके साथ ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पर आ जाता है आपका डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पर वेस्टर्न में थोड़ा सा आ गया आपका कुल्लू और यहाँ पर आ गया आपका शिमला। इस तरफ वाला ये वाला जो एरिया है ये शेयर करता है ये उत्तराखंड के साथ। तो अब देखिए सदर्न साइड में उत्तराखंड के साथ बॉर्डर को शेयर कर रहा है, यहाँ पर लाहौल स्पीति के साथ, चाइना तिब्बत के साथ। तो ये हंगरंग वैली जो है आपकी, हंगरंग वैली है आपकी यहाँ पर। हंगरंग वैली को में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हंगरंग वैली को ही स्पीति वैली कहते हैं। ये याद रखना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब इतना पता होगा तो कुछ आइडिया लग जाएगा कि हंगरंग वैली उस जगह पर लोकेटेड है जहाँ पर लाहौल स्पीति भी है। अपर पार्ट जो है हंगरंग वैली का वो आ जाता है आपका लाहौल स्पीति में और जो लोअर पार्ट है वो आ जाता है आपका डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। तो यहाँ पर आपकी जो वैली है कौन सी है? हंगरंग वैली है। अब हमको देखनी है कि सांगला वैली कहाँ पर है। किन्नौर के इस वाले पोर्शन में है यहाँ पर एक सांगला विलेज और यहीं पे ही है फिर आपकी सांगला वैली, क्योंकि इसी विलेज के नाम पे वैली का नाम पड़ा है। इसी को ही कहते हो आप बसपा वैली। बसपा वैली भी इसे ही कहते हैं। तो मैप देख के क्लियरली समझ आ रहा है कि कौन सी वैली है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉर्डर शेयर करती है उत्तराखंड के साथ। तो ये है आपकी सांगला वैली, क्योंकि बाकी की जो लोकेशंस हैं वो यहीं पर ही हैं। हंगरंग आपकी ऊपर आ गई, ऑब्वियसली हो गया सांगला की लोकेशन से। तो जो उत्तराखंड के गढ़वाल के साथ ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पासेस को शेयर करती हैं वो है आपके बुरान घाटी हो गया, कमिलगा पास हो गया, लमखागा पास हो गया, बोरसू पास हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन से ऐसे पेंटर्स हैं जिन्हें पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग यानी कि पहाड़ी सूक्ष्म चित्रकला का महान नायक माना जाता है राजा संसारचंद के टाइम का? तो ये माना जाता है आपके मनाकू पेंटर का। पंडित सेऊ भी एक पेंटर। ये चारों जो ऑप्शंस दे रखे हैं चारों के चारों पेंटर्स थे 17th सेंचुरी के आपके। जो पंडित सेऊ हैं ये इन्होंने गुलेर स्टाइल ऑफ पेंटिंग में बहुत अच्छा काम किया है। तो मतलब कांगड़ा के ही थे ये। पंडित सेऊ के दो बेटे थे, एक मनाकू और दूसरा नैनसुख। मनाकू जो था वो राजा संसारचंद के टाइम का बहुत ही महान पेंटर था और जो नैनसुख है वो राजा बलवंत सिंह के टाइम का एक बहुत ही महान पेंटर था। अब आ गई बात निका की, तो इन्होंने चंबा स्टाइल ऑफ पेंटिंग में बहुत अच्छा काम किया है। जब राजा संसारचंद कांगड़ा में राज कर रहे थे तो उसी समय उनके जो कंटेम्पररी थे चंबा में, उनके समकालीन, वो थे राज सिंह। तो राज सिंह के टाइम के दौरान ही जो निक्का पेंटर था इन्होंने चंबा स्टाइल ऑफ पेंटिंग में बहुत अच्छा काम किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट इन हिमाचल प्रदेश विच फाइंड्स मेंशन इन महाभारता पुराणास एंड वर्क ऑफ पाणिनि। तो सबसे पुराना स्वतंत्र राज्य प्रिंसली स्टेट था यहाँ पर त्रिगर्ता। इसका मेंशन किया गया है आपके महाभारता में। महाभारता में क्या बताया गया है इसके बारे में? महाभारता में ये भी बताया गया है कि जो त्रिगर्ता के लोग थे वो एली थे किसके? कौरवों के साथ थे और एनिमी थे ये आपके पांडवों के। पांडवों को जब वनवास मिला था तो अपने वनवास का जो मैक्सिमम टाइम है इन्होंने किन्नौर में स्पेंड किया था। इसके साथ ही जो ये त्रिगर्ता के लोग हैं इन्हें अयोध्या जीवी संघा भी कहा जाता है। पाणिनि ने 5th सेंचुरी में अपने काम में इन्हें एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, हु बिल्ट द टेम्पल ऑफ गॉडेस नैना देवी ऑन वन ऑफ 7 धार्स नोन एज धार नैना देवी। 7 धार हैं कहाँ? हमारे बिलासपुर में, सतधार कहलूर में। तो ये नैना देवी का मंदिर बनाया था आपके राजा बीरचंद्र ने। हिस्ट्री ऑफ बिलासपुर में हमने डिस्कस किया था कि कैसे इन्होंने फाउंडेशन की थी, स्थापना की थी बिलासपुर की, और उसके बाद नैना देवी का मंदिर भी इन्होंने स्थापित किया था। ज्योग्राफी ऑफ बिलासपुर की एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था।
जो बिलासपुर की ज्योग्राफी है उसको भी, साथ में मैंने आपको कुछ एक ट्रिक्स भी बताई थी जिसके द्वारा आप 7 पहाड़ियों को और उनमें जितने भी फोर्ट है उनको याद रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल नैना देवी के बारे में क्या बताया था कि जैसे नैना देवी माता का जो मंदिर है वो धार नैना देवी में है, और अगर आपको इसके फोर्ट्स याद रखने हैं तो कैसे रखोगे। नैना देवी का जो मंदिर है वो ऊंची धारों पर है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर सर्दी बहुत होगी। तो जब भी वहां पर सर्दी होगी तो आप लोगों को क्या करके जाना पड़ेगा, कोट पहनकर जाना पड़ेगा, जैकेट जिसको हम बोलते हैं कोट। और कोट जो पहनोगे ना वो फटा हुआ नहीं होना चाहिए, आपका जो कोट है वो फटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो 2 फोर्ट है यहाँ पर, कौन कौन से, एक तो आगे आपका कोट कहलूर, कोट पहन के जाना चाहिए, फटा हुआ नहीं होना चाहिए तो फतेहपुर, फटा हुआ से फतेहपुर। इस तरह की और ट्रिक्स भी अन्य जो अदर धारे हैं, अन्य हिल्स, उनके फोर्ट्स को और उन्हें याद रखने के लिए बनाई है। अगर आप देखना चाहते हो तो ज्योग्राफी ऑफ बिलासपुर नाम की वीडियो को आप जाकर के देख सकते हो हिमाचल जी के प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट आ गया हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज डिक्लेयर्ड एज बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट अमंग द 115 डिस्ट्रिक्ट सिलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कीपिंग विद इट्स विजन ऑफ न्यू इंडिया बाय 2022। ये जो पेपर है HPPSC का, इसमें हिमाचल करंट के भी 3-4 क्वेश्चंस पूछ लिए थे। तो ये भी करंट का ही एक था कि नए भारत के विजन 2022 के तहत कौन सा जिला था जो 115 जिला के साथ पिछड़े जिले की श्रेणी में रखा गया था, तो चंबा को रखा गया था। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कौन है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी हमारा चंबा ही है। नेक्स्ट आ गया, अंडर सिल्क प्रोडक्शन प्रोग्राम अ फॉरेन स्पीशीज बेसिक सिल्क सीड्स स्टेशन इज फंक्शनिंग एट विच ऑफ प्लेस, जो कमर्शियल सीड्स को बनाता है। एक प्रोग्राम है सिल्क प्रोडक्शन प्रोग्राम, इसके तहत नगरोटा में एक सिल्क स्टेशन बनाया गया है जो कि कमर्शियल सीड्स को प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा सिल्क स्टेशन से आप लोग सिल्क सीड प्रोडक्शन सेंटर, हमने करंट अफेयर्स में पढ़े हैं, मुख्यमंत्री जब सीएम जब जयराम ठाकुर थे तो उन्होंने बनाया था, कहां पर, मंडी के सिराज कॉन्स्टिट्यूएंसी के थुनाग में बनाया था। और पहला वाला कहाँ है, सिल्क सीड प्रोडक्शन सेंटर आपका पालमपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके सिल्क से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रख लो कि सिल्क प्रोडक्शन में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज्यादा आगे है, लीडिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैली ऑफ किन्नौर इज, ये तो हम डिस्कस कर चुके पहले ही। In the year 1804, who was invited to invade Kangra by rulers of Bilaspur, Mandi, Chamba and small rulers of Kangra area jointly? तो बिलासपुर, मंडी, चंबा और कांगड़ा के कुछ एरिया के राजाओं ने किसको इनवाइट किया था 1804 में संसार चंद की टेरिटरी को इन्वेड करने के लिए, तो ये बुलाया था इन्होंने अमर सिंह थापा को। अब देखो 1804 के टाइम ना बेसिकली क्या हुआ था कि बिलासपुर में जो राजा थे वो थे राजा महानचंद। राजा महानचंद को जब गद्दी मिली थी तो ये उस समय माइनर थे, संभाल नहीं पा सकते थे अपनी गद्दी को उस समय पर, तो अपनी गद्दी को नहीं संभाल सकते थे उस समय पर। फिर 1795 में जो राजा संसार चंद है इन्होंने अटैक किया कहलूर के ऊपर, बिलासपुर के ऊपर, और वहां पर जो चौकी हतवार जगह है उसके ऊपर कब्जा कर लिया। कहां पर, चौकी हतवार जगह पर कब्जा कर लिया। फिर इसके बाद इन्होंने एक फोर्ट भी वहां पर बना दिया और उस फोर्ट का नाम था धार झंझरार। जो राजा थे वहां के महानचंद वैसे तो अपनी लग्जरियस एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व रहते थे, लेकिन जब इन्होंने देखा कि संसार चंद तो रोके नहीं रुक रहा है तो इन्होंने क्या किया, उस समय गुरखा जो थे, गुरखा वो बहुत ज्यादा पावर में थे, विक्टोरियस मतलब एक एमर्जिंग पावर थी उस समय की गुरखा। तो इन्होंने क्या किया, उनके जो लीडर थे अमर सिंह थापा, इनको बुलाया और इनके साथ और भी रूलर्स थे जैसे मंडी, चंबा और कांगड़ा एरिया के भी छोटे छोटे रूलर्स थे। तो 1805 में फिर एक महल मोरिया जगह है, वहां पर संसार चंद की जो आर्मी थी उनको हार का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेम द रूलर ऑफ रामपुर बुशैर हु रिसीव्ड हांगरंग वैली फ्रॉम तिब्बत एज अ जागीर एंड ऑल्सो राइट टू फ्री ट्रेड बिटवीन तिब्बत एंड बुशैर स्टेट। कौन से राजा थे जिन्हें तिब्बत से मुफ्त व्यापार का अधिकार मिला और हंगरंग घाटी को भी मिला जागीर के रूप में? तो ये थे हमारे राजा केहरी सिंह। राजा केहरी सिंह के समय ही ये फ्री टैक्स वाली ट्रीटी मतलब विदाउट एनी टैक्स वाली ट्रेड ट्रीटी साइन हुई थी और उसी का ही आउटकम था हमारा लावी फेयर। कल की वीडियो में ही हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि लावी फेयर उसी की ही एक आउटकम था जो आज तक 17th सेंचुरी से आज तक मनाया जा रहा है। नेक्स्ट आ गया पिन वैली जो नेशनल पार्क है। पिन वैली नेशनल पार्क को नेशनल वाइल्ड कंजर्वेशन पार्क किस एनिमल की प्रोटेक्शन के लिए डिक्लेयर किया गया?
नीचे जो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें आएगा आपका स्नो लेपर्ड। पिन वैली जो नेशनल पार्क है आपका, कहाँ पर है पिन वैली? ये आपका है लाहौल स्पीति में। पिन वैली नेशनल पार्क आपका लाहौल स्पीति में है। इसके साथ ही यहाँ पर जो रेयर एनिमल है वो आ गए आपके, एक तो आ गया बुल्ली हेयर, इसके साथ ही आपका आ गया तिब्बतन गैज़ल, और थर्ड आ गया आपका स्नो लेपर्ड। तो इनकी संरक्षण के लिए इस पार्क को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। कब दिया गया था इसको नेशनल पार्क का दर्जा? तो ये दिया गया था इसको 9 जनवरी 1987 को। इसके साथ ही अगर फ्लोरा देखोगे यहाँ पे तो ड्राई अल्पाइन श्रब, ड्वार्फ जूनिपर स्क्रब्स, ये इस तरह की फ्लोरा यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। फ्लोरा और फौना दो टर्म्स है। फ्लोरा हम करते हैं पेड़ पौधों के लिए, घास फूस के लिए, और फौना एनिमल्स के लिए। नेक्स्ट आ गया आपका द आइडिया ऑफ वाइसरेगल लॉज। वाइसरॉय लॉज जो है उसका आइडिया किसने दिया था? लॉर्ड लिटन ने दिया था। लेकिन सबसे पहले रहने वाला जो पर्सन था वो कौन था वहां पर? तो ये थे आपके लॉर्ड डफरिन। अब देखो यहाँ पे भी दो क्वेश्चन बन रहे हैं कि जो वाइसरॉय लॉज बनाने का आइडिया था वो किसने दिया था? लॉर्ड लिटन ने दिया था। पहले रहने वाले पर्सन कौन थे वहां पर? लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was the first and only recipient of टैगोर सम्मान from हिमाचल प्रदेश? पहली और इकलौती टैगोर सम्मानित व्यक्ति कौन है? ये थी गंभरी देवी। गंभरी देवी कहाँ से है? ये गंभरी देवी है आपकी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से, और ये है एक फोक सिंगर। इनको मिला था टैगोर अकेडमी अवार्ड बाय संगीत नाटक अकेडमी। करंट अफेयर्स में इसे हमने डिस्कस किया हुआ था। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, in which village of HP the country's highest polling station has been set up at an height of 15,256 feet? तो ये है आपका टसीगंग विलेज। कहाँ पर है आपका? लाहौल एंड स्पीति में। अब दो चीजें यहाँ पर ना आप लोगों को अलग अलग जगह अलग अलग देखने के लिए मिलेगी, तो कंफ्यूज नहीं होना है उसमें। उसका सॉल्यूशन कोई भी नहीं आपको दे सकता है वैसे, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग आप चलो, ऑथेंटिक बुक के अकॉर्डिंग। जैसे कि इंटरनेट पे भी कई जगह आप लोगों को मिल रहा है कि भाई जो टशीगंग है विकिपीडिया पे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है टशीगंग, ठीक है। और जो इसकी ये जो हाइट दे रखी है ये भी वेरी करती है, कहाँ पर ये दे रखी है, कहाँ पर इससे थोड़ी सी अलग और दे रखी है। तो फिलहाल तो आप जो ऑथेंटिक बुक्स में दिया गया है आपके कि टशीगंग आपका कहाँ है? लाहौल स्पीति में। तो आप लोग वही याद रखो कि ये लाहौल स्पीति में है। 100% वोटिंग हुई थी, न्यूज में भी आया हुआ था टशीगंग। और ये जो पोलिंग स्टेशन यहाँ पर सेटअप किया गया है ये किया गया था आपके 2019 में। नेक्स्ट, which of the following police station of Himachal Pradesh become first police station to have linked with crime and criminal tracking network system? CCTNS important, very important है ये CCTNS का। देखो आ भी गया है करंट अफेयर्स की, मैं जब करवाती हूँ वहाँ पे CCTNS का आता है तो मैं बोलती हूँ कि भाई इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर। इस तरह से पेपर में ये पूछ भी लिए जाते हैं। तो संजौली पुलिस स्टेशन था जिन्होंने सबसे पहले CCTNS के साथ जुड़े थे। और CCTNS की जो रैंकिंग होती है उसमें हिमाचल प्रदेश को नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट मतलब पहाड़ी मतलब हिली एरिया जो हिली स्टेट्स जो भी हैं और उत्तर पूर्वी स्टेट्स जो हैं उनमें टॉप रैंक मिला था। 2 साल से ये लगभग मिलता आ रहा है, 2020 में भी मिला था, 2021 में भी मिला था कि इन्होंने जो है वो मतलब टॉप रैंक मिली है हिमाचल प्रदेश को, बहुत अच्छा काम किया है। जो CCTNS है सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस के अंतर्गत इसे खोला है। कौन सी मिनिस्ट्री ने? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने।